बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है जमील सुखेरा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुनो पाकिस्तान में, जिसमें होगी सुख की हर बात। आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है फूलों की। फूलों की बात क्यों बात करेंगे ये हिना बताएंगी। क्यों बात कर रहे हैं आज हम फूलों की? फूल हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। फूल आई थॉट कि हिना कहेगी कि आज मैं फूलों वाला सूट पहन के आई हूँ, ड्रेस, आज मैं फूल लग रही हूँ, इसलिए मैं आई डोंट वांट टू से दैट, लेकिन चूंकि हम जो है वो फूल जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। फूल हमारी खुशियों का हिस्सा होते हैं। फूल जो है वो हमारे एहसासात को, हमारे जज्बात की जो है वो अक्कासी करते हैं। और अगर फूलों की बात की जाए जमील, आपको पता है कि जो सबसे एक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लावर्स इज जूलियट रोज। यस। और इसकी अगर कीमत की बात करें, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, इसको डेवलप किया है जी एक रोज ब्रीडर डेविड ऑस्टिन ने। 15 साल लगा के ये फूल बनाया है, ये रोज बनाया है और मल्टीपल फ्लावर्स को मिक्स करने के बाद, उनकी ब्रीडिंग के बाद ये फूल बना है। और इस फूल की जो कीमत है दैट इज बेसिकली $5 मिलियन। वाओ, $5 मिलियन। इतने पैसे कौन खर्चेगा? अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी बताती चलूं कि चेल्सिया में एक फ्लावर शो हुआ 2006 में, जहाँ पर इस फ्लावर का डेब्यू हुआ। और अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दैट इज अ रेनबो फ्लावर। अच्छा, रेनबो फ्लावर भी जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लावर्स टू। इसकी थोड़ी सी क्वालिटीज बता दूं। रेनबो जो फ्लावर होता है, इसकी जो स्टेम्स होती हैं उनको डिफरेंट कलर्ड पानी में रखा जाता है। रेड में, ब्लू में, वॉयलेट में, पिंक में। एक्चुअली ये व्हाइट रोज होता है जिसको डिफरेंट कलर्ड इसकी स्टेम्स को पानी में रखा जाता है और ये कलर एब्जॉर्ब करते हैं और इसकी पेटल्स पे डिफरेंट कलर आते हैं। और कितना खूबसूरत और रेनबो इसको फ्लावर या रेनबो रोज इसीलिए कहा जाता है कि अमेलगमेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स है। अच्छा, इसके अलावा अगर जूलियट रोज की बात करें तो जूलियट रोज जो है उसकी तकरीबन 40 से 60 पेटल्स होती हैं। उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत पीची सी। एक फूल की 40 to 60 पेटल्स। यस, एंड इट्स अ वेरी प्रिटी, बहुत खूब। ये आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं जो अभी रोजेस, ये जूलियट रोजेस हैं। फूल की आपने कीमत बताई थी? जी बिल्कुल, एक फूल की कीमत जो है वो कितने का बनेगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं अभी हिसाब लगा रहा था, आप बात कर रही थी तो मैं हिसाब लगा रहा था। बहुत एक्सपेंसिव बनेगा। और अच्छा, इसकी वजह ये है कि इसको डेवलप करने में 15 साल लगे डेविड ऑस्टिन को, व्हिच इज अ लॉट ऑफ टाइम। उसके अलावा हम बात करेंगे ब्लैक रोजेस की। ब्लैक रोज भी जो है एक बहुत ही नायाब फूल तस्वर किया जाता है और ब्लैक रोज नेचुरली अकर नहीं करता, इसको भी डेवलप किया जाता है थ्रू लैब्स और थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। और इसमें भी अगेन कलर का इस्तेमाल होता है। रोज होता है ओरिजिनली ब्लड रेड कलर का, जिसको डार्क किया जाता है डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। और ये भी बहुत जो है वो एक्सपेंसिव फूलों में से एक फूल होता है और बहुत नायाब फूल है। फिर बहुत सारे जो लोग हैं वो इस फूल को जो है वो ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जो है वो पुकारते हैं। इसके अलावा अगर लोगों का फेवरेट फूल है ये, बिल्कुल। और अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा दुनिया भर में जो है ना फूल वो कहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो नीदरलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट, या ये कहा जा सकता है कि बिगेस्ट इंपोर्टर जो है, एक्सपोर्टर जो है वो रोजेस, ट्यूलिप्स और फ्लावर्स का है। तो जनाब हिना ने आपको बताया कि फूलों की इकसाम कैसी, कौन सी हैं और किस तरह लैब में भी इनको बनाया जाता है। तो जनाब फूलों का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि शादी का सीजन आ रहा है, तो शादियों में सबसे ज़्यादा फूल इस्तेमाल होता है स्टेज बनाने के लिए, मुसहरी बनाने के लिए और फ्लावर ज्वेलरी के लिए मेहंदी पे फूल बहुत ज़्यादा यूज होता है। गजरे बनते हैं ख़वातीन के, जुड़े में लगाने के लिए। फूल ही फूल होने वाला है जनाब अगले 2 महीनों में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। पाकिस्तान में कहा जाता है शादियों का सीजन है, तो वो साथ ही फूलों का सीजन भी हो जाता है। अच्छा, फूल पाकिस्तान में किस तरह मार्केट किए जाते हैं और उनकी सेल परचेज क्या है, इंपोर्ट्स कैसे हैं, क्या हम एक्सपोर्ट भी करते हैं या नहीं, तो जनाब ये सारी तफसील हमें बता रही हैं मिनाहिल शेख। तो आइए देखते हैं ये कंप्लीट वीडियो। फितरत के हसीन रंगों में रंगे और अपनी खुशबू से माहौल को मुअत्तर करते हुए फूल इस कायनात का असल हुस्न है। ये फूल ना सिर्फ इस ज़मीन का जेवर हैं, बल्कि हमारे घरों की शान और महफिलों की खूबसूरती की अलामत भी हैं। आजकल लोगों को कौन से
ज़्यादा फूल पसंद होते हैं वो क्या गुलाब के पीछे आते हैं, जो और आपने इतनी और मुख्तलिफ इकसाम लगाई हुई हैं, क्या आजकल ज़्यादा पसंदीदा है लोगों को? वैसे ज़्यादातर तो रोज़िस लोग लाइक करते हैं, जैसे गर्लिश कलर पिंक है, तो कुछ लोग जैसे अपनी वाइफ को प्रेजेंट करते हैं ज़्यादा रेड रोज़िस हमारी वो डिमांड करते हैं। ज़्यादातर कस्टमर जो है ना वो लूज़ फ्लावर्स पसंद करते हैं। बर्थडे के रिलेटेड आप कहीं जा रहे हैं फंक्शन पे तो बुकेज होते हैं, चॉकलेट के बुके बनते हैं हमारे पास, फ्लावर के बॉक्स बनते हैं, उनमें चॉकलेट्स कस्टमर ऐड करवाते हैं। फूलों के इंसानी शख्सियत पर भी बड़े गहरे असरात होते हैं। आप भी अपने पसंदीदा और महकते हुए फूलों में अपनी शख्सियत का अक्स तलाश कर सकते हैं। तो जनाब, तफसीली रिपोर्ट आपने देखी कि फूल कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। किसी की इयादत के लिए जाएं तब भी हम फूल लेकर जाते हैं, शादियों में तो इस्तेमाल होते ही हैं। अच्छा, अब जो एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है फ्रेंडशिप के लिए या फिर मंगनी पर या फिर ख़ास तौर पर फरवरी के महीने में वैलेंटाइंस पर, अच्छा चॉकलेट ज़्यादा और फूल कम होते हैं। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं लगी, लेकिन ठीक है, ये भी एक स्टाइल है। अच्छा जमील, आप हमें पहले शो से पहले डिस्कशन कर रहे थे कि जो पीले फूल होते हैं, कहा जाता है कि वो नफरत का अगर आप किसी से इजहार करते हैं तो वो फूल दिए जाते हैं। नहीं, जो नहीं है। येलो फ्लावर्स हैं, ये थ्योरी गलत है, बिल्कुल ये गलत है। येलो जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंडशिप को। बहुत सारे लोगों का ये भी, एक ग्रुप ऑफ पीपल का ये भी मानना है कि जी ये जेलसी को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हेटर्स को, या फिर जी जब अगर आप एनवी किसी को करते हैं तो आप उनको येलो फ्लावर देते हैं। लेकिन दोस्ती अगर आप किसी से करना चाहते हैं, किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उनको पीला फूल दे सकते हैं। चलें जी, टिप्स को लगाते हैं ब्रेक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी मुल्की सियासत की बात करते हैं। जनाब, सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बात करेंगे, जिनका ये कहना है कि आम इंतखाबात होने चाहिए, फौरी होने चाहिए। उन्होंने हुकूमत को एक आखिरी मोहलत दिया। इस्लामाबाद में वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये लोग मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे, इसलिए मैं इनको एक मरतबा फिर वक्त देता हूँ कि ये ऐलान करें कबल अज़ वक्त इलेक्शन का। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे सकता हूँ। अक्टूबर के ही महीने में उनका ये कहना था कि अक्टूबर के ही महीने में किसी भी वक्त में लॉन्ग मार्च की जो है वो कॉल। तो इसी मामले पर बात करते हैं। सलमान आबिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आप जो है वो आपने पूरी नज़र रखी मामले पर। तो क्या कहेंगे कि ख़ास तौर पर जो ज़िमनी इलेक्शन के बाद के नताइज हैं, उसके बाद PTI इस पोजीशन में है कि वो जल्द अज जल्द लॉन्ग मार्च कर सके? बहुत शुक्रिया अपना जमील साहब। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए हैं उसने यकीनी तौर पर इमरान खान को दोबारा बूस्टअप किया है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने साबित किया है कि आवाम जो है और जो इंतखाबात है उसमें उनकी बर्तरी जो है वो बाकी जमातों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब इमरान खान का बुनियादी मुतालबा, जैसे अभी कहनी थी, वो यही है कि वो मुल्क में फौरी इंतखाबात चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जी हुकूमत जो है वो आम इंतखाबात का ऐलान करे, और उनके बकौल यही मसले का हल है। और कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा है कि फौरी इंतखाबात का रास्ता ही वाहिद रास्ता है। अब सवाल ये है कि हुकूमत ने तो वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो फौरी इंतखाबात की हामी नहीं है, और इंतखाबात अगस्त 2023 से पहले किसी सूरत में नहीं होंगे। अब इमरान खान कहते हैं कि अगर हुकूमत ने उनका मुतालबा नहीं माना तो वो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद जाएंगे। अब इसमें दो बातें हैं जमील साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि क्या वाकई इमरान खान एक बहुत बड़ा इज्तिमा इस्लामाबाद में लेके जाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि 25 मई को ऐसा नहीं हो सका था। और दूसरी बात जो कल इमरान खान ने इशारों में की है, और वो ये की है कि उनकी बातचीत चल रही है पसे पर्दा, यानी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो इंगेज भी है, और कोशिश ये की जा रही है कि ये लॉन्ग मार्च से पहले ही कोई तस्फिया जो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हो जाए। और क्या ये तस्फिया हो सकेगा? अगर तस्फिया हो सकेगा तो फिर लॉन्ग मार्च की अहमियत खत्म हो जाएगी, और शायद कोई इंतखाबात का रास्ता जो है वो निकाला जा सके। इमरान खान साहब चाहते हैं कि मार्च और अप्रैल में, यानी अगले साल मार्च और अप्रैल में इंतखाबात का ऐलान किया जाए,
और अक्टूबर नवंबर में ये निगरान सेटअप बन गया है। अब देखना यह है कि इमरान खान इतना बड़ा दबाव डालने में कामयाब होते हैं। इस वक्त तो पाकिस्तान की जो सियासत है उसका जो महवर है वो इमरान खान ही है, और उन्होंने अपने जो ताकत है, अवामी ताकत और मुज़ामत के साथ अपने आप को एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर न सिर्फ पेश किया है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट भी और इस वक्त उनके साथ इंगेज होने की कोशिश कर रही है ताकि मामलात को अफवाह तफहीम से हल किया जा सके। सलमान साहब, खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को भी चैलेंज किया कि वतन वापस आकर मेरा मुकाबला करें, क्या कहेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब की कल के इंतखाबी नताइज के बाद तो वापसी और ज्यादा मुश्किल हो गई है और मुस्लिम लीग नून का क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि मरियम भी वहां जाके बैठ गई हैं। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं तो एक बात जहन में रखिएगा, वो किसी मफामत के बगैर, किसी डील के बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। आपको मालूम है जब जनरल मुशर्रफ के दौर में भी वापस आए थे या गए थे तो एक डील के नतीजे में गए थे और एक डील के नतीजे में वापस आए थे। अभी इसहाक डार साहब की वापसी हुई है, वो भी एक डील के तहत वापस आए हैं। तो अगर नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं तो वो जरूर आए, बल्कि उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो फिर इस पार्टी का अगले इंतखाबात में कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो गेंद तो बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब की कोर्ट में है, वो आ जाए। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि नवाज शरीफ के आने के बाद इमरान खान जो है वो कहीं गुम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इमरान खान के अंदर मौजूद है और नवाज शरीफ को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो वापस पाकिस्तान आते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब इस मौजूदा हालात में, जहां उनके लिए हालात साजगार नहीं है, क्या वो वाकई आने का रिस्क लेंगे भी या नहीं लेंगे। अच्छा सलमान आबिद साहब, तज्जियाकारों का एक तज्जिया ये भी है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें पीपल्स पार्टी को तो फ़ायदा हुआ, उन्होंने फिर सीट्स जीत ली, एक कराची में एक और मुल्तान वाली भी, लेकिन नून लीग हारी है। नून लीग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ ज़िमनी इलेक्शन में। तो जहाँ तक ये पावर शो का एक मौका था तीन बड़ी पार्टीज़ के लिए, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लिए, तो पीटीआई ने तो वो साबित कर दिया। आपके ख्याल में ये जो प्रेशर है नून लीग के लिए ये कितना सीरियस है और आने वाले टाइम में आप नून लीग के लिए कितना टफ टाइम देख रहे हैं? देखिए जमील साहब, नून लीग की असल ताकत पंजाब है और पंजाब में जो अभी पिछले जुलाई में बाई इलेक्शन हुए 20 में से 15 निशस्तें पीटीआई ने जीती हैं और यहाँ पर भी खानेवाल और भावलनगर और ननकाना साहब और फैसलाबाद की निशस्तें जीती हैं पीटीआई ने। तो मुस्लिम लीग नून के लिए तो बहुत मुश्किल हो गई है कि सेंट्रल पंजाब से भी उनको बड़ी शिकस्त हो रही है और उनके लिए आने वाला वक्त भी इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये परसेप्शन जो बिल्ड किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं, ये जरा जहन में रखें, ये पीपल्स पार्टी ने नहीं जीती बल्कि ये मुत्तहिदा हुक्मरान जमात ने जीती हैं और इन तमाम जमातों ने मिलकर इमरान खान का मुकाबला किया है। यानी मुल्तान की जो निशिस्त जीती है उसमें पीपल्स पार्टी के साथ पीएमएलएन का भी कमाल है ना। आप पीएमएलएन को तो रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। तो ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की निशिस्तें नहीं है, ये मुत्तहिदा हुक्मरान इत्तेहाद की निशिस्तें हैं। जब आम इंतखाबात होंगे जहां पर पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी, नून लीग भी लड़ेगी, पीटीआई भी लड़ेगी। लेकिन फायदा तो पीपल्स पार्टी को हो गया इस पूरी सिचुएशन में। लाजमी बात है, उन्होंने फायदा उठाया है, 2 निशस्तें उनको मिली हैं, लेकिन ये निशस्तें पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये मुत्तहिदा हुक्मरान जमात की है। एक बात। दूसरी बात यह कि केपीके के अंदर बड़ा सेटबैक हुआ है अवामी नेशनल पार्टी को और जेयूआई को, और दोनों जमातें जो है वो वहां से वॉश आउट हुई हैं। और इसी तरीके से कराची में जो एमक्यूएम है उसकी भी हालत बहुत पतली नजर आ रही है इस वक्त हमें, और वो भी लगता यह है कि काफी मुश्किलात का शिकार है। जी अच्छा सलमान साहब, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक अबूरी सेटअप बन जाए और मार्च अप्रैल तक इलेक्शन कॉल हो जाएं, तो पीछे तो 2-3 महीने रह गए और जून जुलाई में तो वैसे ही आम इंतखाबात होने हैं 2023 में। तो पीटीआई क्या फ़ायदा गेन करेगी, सिर्फ 2-4 महीने अगर पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो? देखिए, गेन तो इस वक्त पीपल्स पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, उनका ख्याल ये कि जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उसका उनको एडवांटेज होगा और हुकूमत समझती है कि जितने इलेक्शन ताखीर से होंगे उनको फायदा मिलेगा, वरना इमरान खान जो है वो स्वीप कर सकते हैं या बड़े मार्जिन से जीत जाएंगे। अच्छा, अब इस वक्त मसला ये है कि छोड़ दें इस बात को कि पीपल्स पार्टी पीटीआई क्या चाहती है या हुकूमत क्या चाहती है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस है और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, अगर ये इसी तरीके से महाजराई के साथ चलता रहा और ये अगस्त 2023 तक चलता है, और तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे ना। अगर आप इन मसलों से निकलना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत और अपोजिशन के अंदर चंद माह पहले अगर इलेक्शन हो जाए तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा और ये विन विन सिचुएशन हो सकती है
इंतखाबात में जाने की। लेकिन अगर इलेक्शन का रास्ता नहीं इख्तियार किया जाता मार्च अप्रैल में, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा मुल्क जो है ये इसी तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस में चलेगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा। सलमान साहब, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए? देखिए, इलेक्शन तो असूली तौर पे तो वक्त पे ही होने चाहिए, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिस तरीके से ये रिजीम चेंज हुआ है और जिस तरीके से हुकूमत को निकाला गया है, उसके बाद एक पॉलिटिकल महाजराई तो बहुत ज्यादा है ना जी। अब आप देखें ना, इस वक्त राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखें और इमरान खान का मिजाज देखें, तो टकराव की कैफियत है ना। अब इस टकराव से निकलने का रास्ता अगर चंद माह पहले इलेक्शन के जरिए निकाला जा सकता है तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई बड़ा मुजाहिदा है। लेकिन बहरहाल ये फैसला तो देखिए ना हुकूमत ने करना है, लेकिन हुकूमत से ज्यादा भी बड़ा फैसला जो है एस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में है, जहां इमरान खान ने कल इशारा किया है कि उनकी बातचीत चल रही है। जी सलमान साहब, लॉन्ग मार्च होता देख रहे हैं आप? और अगर होता है तो क्या टकराव की सूरत हाल भी देख रहे हैं आप? देखिए, लॉन्ग मार्च का जो असल फैसला है ना जी, ये पहले जो इमरान खान साहब की और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो निगोशिएशन चल रही है उसके नतीजे में तय होगा कि ये लॉन्ग मार्च की शक्ल क्या होगी। अगर निगोशिएशन कामयाब होती है तो लॉन्ग मार्च की शक्ल एक और होगी, अगर निगोशिएशन नाकाम होती है तो फिर एक लॉन्ग मार्च की शक्ल मुख्तलिफ होगी और जिसमें टकराव भी पैदा होगा। लेकिन लगता यह है कि इमरान खान हर सूरत में लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च के नाम पर उन्होंने दबाव इतना बढ़ा दिया है एस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे कि जहां कोशिश की जा रही है कि कुछ लो और दो की बुनियाद पे मामला तय हो जाए और लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए। तो अभी कोई हतमी बात कहना कबल अज़ वक्त है। ये असल बात जुड़ी हुई है जो निगोशिएशन चल रही है इस वक्त हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, उसके अंदर क्या चीज सेटल होती है। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और सलमान आबिद साहब जिस तरह कह रहे थे कि निगोशिएशंस कामयाब होती हैं या नहीं, इमरान खान साहब तो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। अब लॉन्ग मार्च की सूरत में टकराव की सूरत हाल पैदा होती है या मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल होता है, ये देखना बाकी है। खैर, जो भी हो वो मुल्क की बका के लिए हो और अवाम की खुशहाली के लिए अच्छा हो, तो हम तो यही कह सकते हैं। तो अभी लेते हैं एक ब्रेक जनाब, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। बहुत आम टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जनाब। वालिदैन के जो आपसी झगड़े हैं उनके बच्चों पर क्या असरात होते हैं, ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि हमारे मुआशरे में जो अदम बर्दाश्त पैदा हो रही है ख़ास तौर पर बच्चों में, उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि आज इस पर हम बात करें, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों की जो शुरू की उम्र होती है 1, 2, 3 साल तक का जो बच्चा है, वो जो देखता है उसके अंदर जो चीज़ें डेवलप होती हैं, लड़ाई झगड़े की, जिद की, ये चीज़ें फिर किन सालों में जाकर आपको नज़र आती हैं, इस सारे मामले पे भी हम बात करेंगे। बिल्कुल जमील, रात को मैं एक आर्टिकल देख रही थी, BBC न्यूज़ ने उसको पब्लिश किया हुआ था 2018 में। गॉर्डन हेरल्ड का ये आर्टिकल था जिसमें वो बताते हैं कि जो बच्चे बचपन से ही ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं और उसकी रीज़न जो है ये वालिदैन के आपसी झगड़े हैं, वो बच्चे रात को सो नहीं सकते। उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। उनका ब्रेन जो है, एक नॉर्मल बच्चा जिसके घर का माहौल बहुत अच्छा है और माँ बाप आपस में मिलकर रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, उसकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बाकी बच्चों की निस्बत जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, वालिदैन के आपस में जो है वो बात बात पर लड़ना, गुस्सा करना, फिर बच्चे के सामने चीखना और कुछ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करना। कहा यह जाता है कि जब बच्चे की उम्र 8 माह होती है तो बच्चा चीज़ें जो है वो सारा आपकी जो सराउंडिंग्स है, इर्द गिर्द बच्चों के जो भी कुछ हो रहा होता है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जो कि लेटर एज में जाकर फिर वो नजर आना शुरू होती हैं। और कहा यह जाता है कि बच्चे जो हैं जो देखते हैं वो सीखते हैं। ऐसा नहीं कि जो आप उनको सिखाना चाहें या बोलकर सिखाएं, वो नहीं, जो वो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। काइनेटिक लर्नर्स होते हैं बच्चे, जो कुछ अपने इर्द गिर्द वो ऑब्जर्व करते हैं वही चीज़ वो, और फिर माँ बाप बच्चों के जो है ना वो रोल मॉडल होते हैं। तो माँ बाप में वो जो चीज़ देख रहे होते हैं उस चीज़ को एज इट इज़ वो जो है ना कंसीव करके और अपने अंदर उसको इस पर हम बात करते हैं जनाब। इस्ना मुनीर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। She's the only female child psychologist we have in Islamabad. Good morning इस्ना, welcome to सुनो पाकिस्तान, thank you for joining us. सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि वालिदैन के जो आपसी झगड़े हैं ये बच्चों की ज़हनी सेहत को किस तरह से मुतासर करते हैं?
देखिए, मुतासिर ऑब्वियसली इसके मनफी असरात होते हैं बच्चों पे, और हमें सबको पता है, लेकिन इस चीज़ पे कंट्रोल कोई नहीं करता। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आता है बच्चों के लिए माँ बाप रोल मॉडल होते हैं। तो जब माँ बाप उस बच्चे के सामने लड़ झगड़ रहे हैं, गाली गलौच दे रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वो जो इमेज है वो माँ बाप का वो खराब हो जाता है। तो बच्चे के दिल में जो रिस्पेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता से फिर कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा। और यहाँ से सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये शुरू होते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो बच्चों की किस एज में स्टार्ट हो जाती है? देखिए, ब्रेन डेवलपमेंट तो जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाती है वो तो, और मेमोरी जो बनना शुरू होती है वो 8 to 9 मंथ से चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फीड होना शुरू हो जाती हैं। मेमोरी बच्चे को जो याद रहती है वो 2.5 से 3 साल जब उम्र होती है, तो वहाँ से चीज़ें उसके दिमाग में फिक्स हो रही हैं, सारी ज़िंदगी याद रहेंगी। ठीक हो तो अगर बच्चा इस एज में घर में लड़ाई झगड़े देख रहा है और माँ बाप के एक आपसी इख्तलाफात देख रहा है, तो वो चीज़ उसके दिमाग में फीड हो रही है। अच्छा, इतना कहा यह जाता है कि बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं वालिदैन की लड़ाई देखकर, उनके लड़ाई झगड़े देखकर। व्हाट्स योर टेक? क्या छोटा बच्चा डिप्रेशन में मुब्तला हो सकता है, और उसकी क्या आप सिम्टम्स होंगी अगर बच्चे को डिप्रेशन है? किस तरह से पता चलेगा कि एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा जिसकी उम्र 2 साल है, 3 साल है, वो डिप्रेशन का शिकार है? देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। सबसे पहली वजह यही होती है कि माँ बाप के साथ जो बॉन्ड है बच्चे का वो नहीं हो रहा होता। उसको पता है कि वो कोई भी बात करेगा तो माँ बाप आगे से एक बुरा सा रिएक्शन देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जाती है आइसोलेशन में। बच्चा बात करना बंद करता है, आइसोलेट हो जाता है, सोशल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, और वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाती है डिप्रेशन वाले सिम्टम्स में। डिप्रेशन होता है तो डिटैचमेंट आती है, और फिर वही वहाँ से सारी जो बच्चे की लैकिंग्स हैं वो स्टार्ट होना शुरू होती हैं। वो पढ़ाई में पीछे जाती, रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो ये सारा कुछ जो है ये डिप्रेशन के सिम्टम्स में आना शुरू होता है। और एट द एंड क्या होता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है इतनी छोटी सी उम्र में। अच्छा, इसना मैं ये भी जानना चाहूँगा कि वालिदैन की जब अलहदगी हो जाती है उस पर उसके बच्चों पर क्या मनफी असरात होते हैं? ख़ास तौर पर जिस तरह आपने बताया कि 2.5-3 साल का बच्चा तो मेमोरीज बनाना शुरू कर देता है, और हमारे मुल्क में जो रेशो है खुला की या तलाक की, उसमें कई साल तक कोर्ट्स जाना पड़ता है, और फिर इस तरह के ऑर्डर्स भी आ जाते हैं कि सैटरडे संडे बाप से मिलना है, बाकी डेज माँ के पास रहना है, या जिसके पास भी गार्डियनशिप आती है। तो ऐसे टाइम पीरियड में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है, लेकिन ऑब्वियसली नेगेटिव असरात होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि बच्चे को दोनों माँ बाप का प्यार एट द सेम टाइम नहीं मिल रहा। उसको हमेशा चूज़ करना पड़ता है कि एक संडे को एक तरफ जाना है, दूसरे संडे माँ के साथ रहना है या बाप के साथ। तो वो जो स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। फिर बच्चा कंफ्यूजन की तरफ जाता है कि किसकी साइड, उसको हमेशा चूज़ करना पड़ता है, जो कि बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि माँ बाप दोनों होना बहुत ज़रूरी है बच्चे की नॉर्मल मेंटल हेल्थ। ठीक हो गया। ऑब्वियसली नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर हमें ये करना है कि हमें बैलेंस लेके चलना है। जब आप बच्चे के साथ हैं तो आप उस टाइम डाइवोर्स्ड कपल की तरह ना बिहेव करें। आप उसके माँ बाप हैं, ठीक है। आपकी जो आपसी रंजिशें हैं वो उस टाइम पे साइड पे होनी चाहिए, क्योंकि उसको दोनों माँ बाप एक साथ चाहिए और वो हंसी खुशी चाहिए। ये नहीं कि अगर ठीक है आप खुश नहीं है एक दूसरे के साथ, लेकिन जब आप बच्चे के साथ हैं तब आप एज अ कपल बिहेव ना करें, एज अ पेरेंट बिहेव करें, ताकि उसको ये फील ना हो कि वो एक बंदा गलत है, एक ठीक है, या मुझे कोई एक साइड चूज करनी है। ठीक है। इसना कोई भी ऐसा घर नहीं होता जहाँ पर जो है वो आर्ग्यूमेंट ना हो या कोई ऐसी बात ना हो, तो क्या तरीकाकार होना चाहिए पेरेंट्स का अगर कोई बात पे इख्तलाफ है, अगर कोई आपको अपने पार्टनर की बात अच्छी नहीं लगी, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? किस तरह से इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए ताकि जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो उस तरह से इफेक्ट ना हो? लेकिन ये बिल्कुल आपने कहा है कि लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, लेकिन अगर आप वही झगड़ा वही आर्ग्यूमेंट जो है वो बंद कमरे में करेंगे तो वो बेहतर है। बच्चे के सामने अगर आप एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं तो वो एक तो आप अपना इमेज भी खराब कर रहे हैं और बच्चे के दिल में भी आप वो डाल रहे हैं कि मेरा माँ गलत है या बाप गलत है, तो वो चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि लड़ाई झगड़ा सिर्फ मोस्टली उन कपल्स में होता है जिनकी अपनी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो अगर पेरेंट्स पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू करते हैं, and if they think that they need help, तो फिर obviously उनको हेल्प लें, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें ताकि वो बच्चे को एक स्टेबल मेंटल हेल्थ दे सकें। हमारे पेरेंट्स
ही नहीं पता होता कि वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या उनको डिप्रेशन है या कोई पर्सनैलिटी इश्यूज हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे अगर वो काम करना शुरू करते हैं तो फिर बच्चे को हम एक स्टेबल जिंदगी दे सकते हैं। अच्छा इतना जो बच्चे जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ किस तरह से आप ला सकते हैं? देखिए ये डिपेंड करता है केस टू केस। कुछ केसेस जो बहुत ज़्यादा स्वेयर होते हैं उनमें हम मेडिकेशन देते हैं और साथ सीबीटी होती है। अच्छा। कुछ केसेस में जो बहुत छोटे बच्चे मेडिकेशन से ज़्यादा थेरेपी पे फोकस रखते हैं। प्ले थेरेपी होती है, ABA होती है, जिसमें जितने भी ऑड बिहेवियर्स हैं, जो भी ऐसा बिहेवियर है जो हम निकालना चाहते हैं बच्चे की ज़िंदगी से, उस पर हम काम करना शुरू करते हैं। जो बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं उन पे मोस्टली हम थेरेपीज के थ्रू ही आहिस्ता आहिस्ता उनको दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेके आते हैं। अच्छा इसना आपके पास नॉर्मली किस तरह के केसेस आते हैं? उन बच्चों में क्या आदत डेवलप हो चुकी होती हैं जिनको आप ट्रीट करती हैं, और जिस तरह आपने बताया कि फिर उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़रा ये भी डिटेल से बताइए। मोस्टली हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं उनमें ADHD बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है, नॉटी है, मारता है, एग्रेसिव है, गाली गलोच है। कंडक्ट डिसऑर्डर भी आता है बहुत ज़्यादा, उसमें भी सेम ऑलमोस्ट चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ें जो है कुछ केसेस में बच्चा लर्न करता है घर से या पीयर स्कूल से करेगा, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से उसने ये चीज़ें लर्न की हुई हैं। तो मोस्टली हमें 3 से 5 साल 6 साल की उम्र में ये देखने को मिलता है। टीनेजर्स हैं उसमें हमें फिर जो ब्रोकन फैमिलीज हैं उनमें ड्रग अब्यूज देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा है। रिसर्च ये बताती है कि जो बच्चे ब्रोकन फैमिलीज से आते हैं उनमें ड्रग अब्यूज और सेल्फ हार्म की कैपेसिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक हो गया। इज़ना आपने बताया कि बच्चों की थेरेपीज़ होती हैं, उनको मेडिकेशन भी दी जाती है, फिर उनके काउंसलिंग सेशंस होते हैं। क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में उस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं इन सब बच्चों को केटर करने के लिए? देखिए अनफॉर्चुनेटली जो छोटे शहर हैं वहाँ पे तो नहीं है अभी उस तरह से। चीज़ें बेहतर हो रही हैं लेकिन अभी पाकिस्तान में टोटल 2 या 3 चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। पिंडी इस्लामाबाद में मेरे अलावा कोई नहीं है, लाहौर में एक है और एक कराची में। यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों की जो मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं। और इज़ना आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो केसेस हैं वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक्सपोजर कम होता है, तालीम की कमी होती है, वालिदैन को उस तरह से मालूम नहीं होता कि बच्चों के सामने किस तरह से बिहेव करना है? कि आपके पास रूरल एरिया से भी केसेस आते हैं? हाँ जी, अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, कुछ थोड़े बहुत आते हैं लेकिन अभी भी उस तरह से नहीं आते जितने आने चाहिए। जितनी हेल्प हमारे लोगों को चाहिए उस तरह से हमारा क्लाइंटल नहीं होता क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि उनका मारना या उनका चीखना या बच्चे को बुरी तरह से ट्रीट करना इसका कोई बुरा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वही वो बचपन से देखते आ रहे हैं, उनको वैसे ट्रीट किया गया है तो आगे वो उसी तरह से अपने बच्चों को भी ट्रीट कर रहे हैं। इज़ना मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह हम पूरी डिस्कशन बच्चों के हवाले से कर रहे हैं, अभी आजकल हमारे मुल्क में जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन चल रही है और एक ही घर में इख्तलाफ राय भी होता है, तनकीद भी होती है, लेकिन होता अल्टीमेटली ये है कि एक अदम बर्दाश्त आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। इससे किस तरह बचा जाए? देखिए अदम बर्दाश्त मोस्टली मेंटल स्टेबल ना होने की वजह से होता है। पेशेंस हमारे लोगों में नहीं है। एक तो ओवरऑल हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो दूसरे महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम है, बेसिक हमारी जो लाइफ नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो मेंटल हेल्थ तो फिर एक लग्जरी की तरह आ जाता है लोगों के लिए, तो इसलिए भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। लेकिन इस चीज़ को भी अगर हम बेसिक फैसिलिटी की तरह प्रोवाइड करते हैं और लोगों को ये अंडरस्टैंड करवाते हैं कि अगर आप इस चीज़ पर तवज्जो देते हैं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आपके घर में आपके बच्चों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। उसमें ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट का भी कसूर है, मीडिया का भी है, उस तरह से हम नहीं प्रमोट करते अवेयरनेस को। लेकिन ये है कि अभी फिलहाल जो है हालात उसमें हमें और अवेयरनेस चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि मेंटल हेल्थ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए। हमारा मकसद भी इसना आज इस पर बात करने का यही है कि लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचे, क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया कि महंगाई की सूरत हाल है या बिल्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस मुल्क में, अल्टीमेटली आकर क्या आपको लगता है कि एक हेल्दी मुआशरे के लिए रियासत की ही जिम्मेदारी बनती है? रियासत के साथ हमारे अपने लोगों की भी बनती है। आई थिंक बीइंग अ डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, और हम करते रहते हैं, लेकिन उस तरह से हमें भी फील रहा क्योंकि ये चीज़ नॉर्मलाइज अभी भी नहीं हो रही
भी। इतना ज़्यादा स्टिग्मा है इस चीज़ के साथ अभी भी कि अगर प्रॉब्लम है भी तो लोग बताते नहीं हैं, बच्चों को लेके नहीं आते, तो हमें ज़बरदस्ती उनको गाइड करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आपके बच्चे को हेल्प चाहिए। तो वो स्टिग्मा है अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा, लेकिन काम हम कर रहे हैं, अभी और भी काम होना चाहिए। और ये स्कूल लेवल पर नहीं, आपको लगता कि स्कूल लेवल पर भी ये काम होना चाहिए? इतनी भारी भरकम फीसेस ली जाती है प्राइवेट स्कूल्स में, तो इस तरफ भी वो तवज्जो दें। और मेंटल हेल्थ का एक प्रॉपर, आई थिंक मुझे लगता है एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिस पे डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, बच्चों की साइकोलॉजिस्ट हो जो बच्चों को समझे स्कूल में। यस बिल्कुल। इजना बताइएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं BBH में, और वहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद के जितने भी स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो कैसे उनको पता हो कि अगर कोई बच्चा मेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड है या उसको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं। इजना जितने भी वालिदैन इस वक्त आपको देख रहे हैं और जो इस तरह के लड़ाई झगड़े करते हैं बच्चों के सामने, जल्दी से उनको कोई मैसेज दे दें, क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मेरा मैसेज तो यही होगा कि आप झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे और थोड़े दिन में आप भूल जाएंगे, लेकिन आपका बच्चा वो चीज़ नहीं भूलेगा। वही झगड़ा, वही लड़ाई या वो एक थप्पड़ जो आपने मारा है वो सारी ज़िंदगी उसके साथ एक ट्रॉमा की तरह रहेगा और वो चीज़ उसके दिमाग में फीड हो जाएगी। वही चीज़ जो है उसको फिर बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ लेके जाएगी। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप लोगों के रवैये ऐसा होने चाहिए कि बच्चों की मेंटल हेल्थ अफेक्ट ना हो। आपको जेंटल पेरेंटिंग की तरफ जाना चाहिए। जितना हो सकता है अपने बच्चों को प्यार से ट्रीट करें। उनके सामने ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो सारी जिंदगी उनके साथ एक ट्रॉमा की तरह बन जाए। बिल्कुल सही। इज़्ज़ा मुनीर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत हेल्दी ये डिस्कशन रही है और मैं भी यही सोच रहा था कि इसको कंक्लूड करते हुए एक बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। हम वालिदैन के आपसी झगड़ों की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उसका एक बहुत बैड इम्पैक्ट होता है बच्चों पर अगर उन्हीं के सामने चीख चिल्ला रहे हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। और फिर अगर आप जब ये कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि बाप माँ को बुरा बना रहा या माँ बाप को बुरा बना रही है, इसके अलावा आप अपने मुलाजमीन से किस तरह बर्ताव करते हैं वो भी आपका बच्चा देख रहा है। आप अपने ड्राइवर के साथ किस तरह बर्ताव, अच्छा वो बच्चा फिर अपने अंदर, बच्चे को लगता है शायद यही ऐसे ही जिंदगी गुजारते हैं, शायद यही वो चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं और वो वही चीजें अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, जो मैं कल आर्टिकल पढ़ी थी जमील, उसमें इवन ये भी मेंशन था कि आप अपने बच्चे से ये भी ना पूछें कि आपकी फेवरेट जो है वो मामा है या पापा है। मतलब दिस क्वेश्चन is even considered like बच्चे को कंफ्यूज कर देना कि ज्यादा अच्छा कौन है, और ये एक ऑफेंसिव सवाल समझा जाता है। ये भी नहीं होना चाहिए कि आपके फेवरेट मामा है, आपकी फेवरेट मामा है या पापा है। तो ये सवाल भी जो है हम लोग बहुत ज्यादा अक्सर बच्चों से कर रहे होते हैं, तो इस तरह के सवाल भी जो है वो नहीं करने से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं जनाब और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। I dropped my pen. And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज शामिल करते हैं जनाब। सबसे पहले आपको बताते हैं कि NED यूनिवर्सिटी के तलबा ने मछलियों के फुजले और अंदरूनी अज्जा से माहौल दोस्त बायोडीजल तैयार कर लिया है। वाओ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। क्वाइट एन अचीवमेंट, यस। और इसकी डिटेल ये है जनाब कि NED यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के तलबा के ग्रुप ने अपने सुपरवाइज़र और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के शोबे के सरबराह डॉक्टर महमूद अली की निगरानी में 2 माह की तहकीक को कामयाबी से मुकम्मल किया और मछली के कचरे और फेंक दिए जाने वाले जो अंदरूनी अज्जा होते हैं उनसे बायोडीजल तैयार कर लिया है। रिसर्च करने वाले तलबा में मोहम्मद अबसार अहमद, ज़की अहमद, तलहा अहमद और हुज़ैफ़ा इफ्तिखार शामिल हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा इन स्टूडेंट्स ने ये तजुर्बा किया है और इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में सालाना 1 मिलियन टन मछली और समुद्री खुराक हासिल की जाती है, जिससे सालाना 3.5 लाख टन फुजला निकलता है जो ज्यादातर समंदर में फेंक दिया जाता है। समुद्री आलूदगी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर ये जो प्लांट से मुतालिक डिटेल है, ये प्लांट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में ही डिज़ाइन और फैब्रिकेट किया गया है जो 3 घंटे में 10 लीटर तेल को प्रोसेस करके इससे बायोडीजल में तब्दील कर सकता है। ये प्लांट तेल को केमिकल और हरारत से प्रोसेस करके इसमें से बायोडीजल और ग्लिसरीन अलग करता है। जबरदस्त, वेरी नाइस।
बताने का भी मजा आया और जो जब हमने इस खबर को पढ़ा था तो तब भी हमने इसको बहुत एंजॉय किया था। अब बहुत ज्यादा इस पर काम होना शुरू हो गया है, जैसे बायोगैस पे हो रहा है काम, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। खास तौर पर अब जो लार्वा पैदा करने की एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार करी, इंडस्ट्री तो नहीं है, लोग घरों में कर रहे हैं, और वो द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और ये लार्वे का जो काम है, ये भी अब देखें, ये जो फुजला है मछलियों का और उनका जो बकाया जात है जो समंदर में चला जाता है उसको यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह जो गली सड़ी सब्जियां और फल हैं वो भी इसी तरह फेंक दिए जाते थे कहीं ना कहीं, तो उसको भी अब यूज किया जा रहा है लार्वा प्रोड्यूस करने के लिए और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो और बहुत अच्छे तरीके से डिकम्पोज होती हैं और फसलों के लिए जो है वो बहुत कारआमद है। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ की। मुर्दा कीड़ों को कभी आपने देखा है? कीड़े मकोड़ों को आपने? वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, जल्दी से बताते हैं बस। इसमें हम तमीज़ नहीं बांध सकते जी। बेल्जियम में यंग स्टूडेंट्स ने, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने मुर्दा कीड़े मकोड़ों से जो है वो बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर्स बनाए हैं, फिक्शनल कैरेक्टर्स बनाए हैं, जंगी कैरेक्टर्स बनाए हैं, फर्जी किरदार उन्होंने बनाए हैं। और उनको जहाँ भी, उनका ये कहना है, उन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनको जहाँ पर भी मुर्दा कीड़े मकोड़े नजर आते थे वो उनको कलेक्ट करते थे और उन पे जो है वो अपनी क्रिएटिविटी का जादू जगाते थे। मतलब बहुत मुश्किल ये चीज़ है, ये एक आर्ट है। और उनका ये कहना था कि एक इस तरह के जंगजू कैरेक्टर को बनाने के लिए 15 से 20 दिन लगते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 15 घंटे में भी एक जो है वो कैरेक्टर तैयार हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी उसकी बारीकियों में जा रहे हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अगर आप इन कैरेक्टर्स को देखें तो उनमें कलर पैलेट का बहुत ख्याल रखा गया है, कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत ख्याल रखा गया है। और फिर जब उनसे किसी ने इंटरव्यू में ये पूछा कि क्या आप जिंदा कीड़ों को पकड़ के उनसे कैरेक्टर्स बनाते, तो उनका ये कहना था नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम मुर्दा जो है कीड़े, उनको तलाश करते हैं, उनको ढूंढते हैं, या बाज़ औकात हम उन कीड़ों को जो है वो खरीदते हैं। हाँ, बिल्कुल। और तितली से वो बहुत खूब, मुर्दा जो तितलियां होती हैं जमील, उनसे भी जो है वो बहुत खूबसूरत फिक्शनल कैरेक्टर्स बनाते हैं, जंगजू कैरेक्टर्स बनाते हैं। तो ये जो जोस हेब्रेन साहिब हैं जी, ये करते क्या है कि किसी का सर, किसी का धड़, किसी का पाँव, किसी की टांग, किसी की आंख, ये लेकर और वो अपनी जो उनके जहन में एक तख्लीक चल रही होती है, एक न्यू क्रिएशन की, तो वो जो जहन में चल रहा होता है उसको वो ये डिजाइन कर देते हैं। और ज्यादा उनका जो टिल्ट है वो जंगी फौज की तरफ है, जंगजू कैरेक्टर्स की तरफ है, जंगजू कैरेक्टर्स बना रहे हैं वो, और बहुत ही वो खूबसूरत। अच्छा, मैं जब इन कैरेक्टर्स को देख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि इतना मुश्किल होता है ना, अगर आप मिनिएचर्स की, अगर हम आर्ट में मिनिएचर की बात करें, मिनिएचर पेंटिंग बनाना इतना मुश्किल होता है। और फिर ये तो कैरेक्टर्स हैं, इनको बनाना मुर्दा कैरेक्टर को, और जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उनका ये कहना था कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत क्रिस्पी और क्रंची सा हो जाता है, टूटने का बहुत खदशा होता है। तो फिर वो तोड़ देते हैं, क्या करते हैं? नो, जो टूट जाता है उसको फिर मैनेज करते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि आप अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हुए इतने जबरदस्त जो है वो कैरेक्टर्स बना रहे हैं, और उनकी नफासत आप देखें, बारीकियों में जिस तरह से उन्होंने एक एक डिटेल को वो बनाया हुआ है, दैट इज शौक तो बहुत अच्छा है और डिफरेंट शौक है, एक आर्टिस्टिक शौक है। लेकिन शौक दा कोई मूल नहीं होता जमील, आपने अक्सर सुना होगा ना, शौक दा कोई मूल नहीं होता। लेकिन ये जो जंगजू कैरेक्टर बनाने का शौक है ना, ये थोड़ा खतरनाक है। वैसे ही कह रहा हूँ, मतलब आई थिंक मुझे अच्छा लगा ये शौक, बड़ा डिफरेंट शौक था जी। तो अब बात करते हैं हम डॉक्टर साहब। यस, बिल्कुल, बताइएगा जमील, डॉक्टर साहब जो हैं, हम बात करते हैं जनाब डॉक्टर साहब है जनाब, दुनिया के मुअम्मर तरीन ये डॉक्टर हैं और गिनीज आलमी रिकॉर्ड याफ्ता हैं। अमरीकी डॉक्टर का कहना है कि वो फिलहाल रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं रखते। अभी हम दिखाते हैं आपको, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी रियासत ओहायो में ये ओहायो से ताल्लुक रखने वाले ये डॉक्टर हैं हावर्ड टकर। यस, 2021 में मैदान अमल में मौजूद सबसे मुअम्मर तरीन डॉक्टर की सनद दी गई थी इनको। इस वक्त वो 98 साल और 231 दिन के थे। अच्छा, ये 2021 की रिपोर्ट है। अभी उनकी उम्र तकरीबन जो है, कहा यह जा रहा है कि उनकी उम्र जो है तकरीबन 100 साल हो चुकी है। और जब उन्होंने अपनी 100वीं सालगिरह मनाई तो वो कोविड-19 में मुब्तला हो गए। उसके बावजूद भी वो जूम मीटिंग्स में जो है वो अपना काम उन्होंने पूरा किया। भाई, डेडिकेशन आप चेक करें,
में मेहनत 9 to 6 जॉब करते हैं, 9 to 6 जॉब करते हैं, और वो उनका ये कहना है कि मैं अपनी अभी भी जॉब नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूंगा। तो वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं उनको लगता है कि 40 के बाद वो बूढ़े हो गए हैं। So I would just say age is just a number। भाई एज एक नंबर है। डेडिकेशन की एक बेहतरीन मिसाल है ये, बिल्कुल। और कि 100 साल का एक डॉक्टर जो ये कह रहा है कि मैं अभी भी सर्व कर, मुझे खुद डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी लोगों को सर्व कर सकता हूं। बिल्कुल। और हॉवर्ड टकर साहब जो हैं, इनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि भाई अगर आप में डिटर्मिनेशन हो, अगर वो जज्बा हो, तो किसी भी उम्र में आप काम कर सकते हैं, और माशाल्लाह से ही इज फिट। मैं तो ये हैरान हो रही थी कि कोविड-19 में मतलब वो जूम मीटिंग्स पर भी काम कर रहे थे, वो अपॉइंटमेंट्स ले रहे थे ऑनलाइन, पेशेंट्स को वो देख रहे थे। तो और हमारे यहाँ अभी तो मैं जवान हूँ, तो ये हावर्ड टकर साहब कह सकते हैं अभी तो मैं जवान हूँ। और हमारे यहाँ क्या होता है ना कि 40 का हो गया हूँ, 50 का हो गया, बूढ़ा हो गया हूँ। एवरेज उम्र तो 60-65 की है, कितने 20 साल और पता नहीं मैंने अब कितना जिंदा रहना है। 20 साल पहले टेंशन शुरू हो जाती है। अच्छा होता है ना। अच्छा फिर ज्यादा फिर यही होता है कि अच्छा अभी तो 30 का हूँ ना, अभी तो देना 40 के बाद 40 का होगा तो क्या होगा, अच्छा 50 का होगा तो क्या होगा, पता नहीं मैं होता भी हूँ। अच्छा मैं अपने अब्बा मेरे शो देखते हैं ज़रूर सुबह मॉर्निंग में, तो अब्बा जी मेरे शो अभी भी देख रहे होंगे, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, आप जब भी कहते हैं ना कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब्बा जी एज इज जस्ट अ नंबर, अभी भी आप जवान हैं। डॉक्टर साहब से डिटर्मिनेशन जिंदगी में बहुत ज़रूरी है, और ये जो डॉक्टर साहब हैं दुनिया के मुअम्मर तरीन ये डॉक्टर हैं, इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हुए गुजारना चाहिए। और हिना जिस तरह कह रही हैं कि इज जस्ट अ नंबर, तो दिल होना चाहिए जवान, दिल जवान ये बातें अपनी जगह, लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को फिट रखना चाहिए। आप खातून हैं या फिर मर्द हैं, एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने से ही आप बीमारियों से भी बच सकते हैं और अपने आप को फिट भी रख सकते हैं और भरपूर खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। और जी जिंदगी को गुजारना नहीं चाहिए, जिंदगी को जीना चाहिए। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात है ना, थैंक यू जमील, कि जिंदगी गुजारने नहीं चाहिए, जीनी चाहिए हमें, जिंदगी जीने के लिए। बिल्कुल। तो जनाब अभी हम आपको सैर करवाते हैं चीन के सहराए गोबी की, जो चमक उठा ऐसा नज़ारा था, ऐसा सहर अंगेज नज़ारा था लाइटिंग शो का, जिसके मनाजिर अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जनाब, ब्यूटीफुल स्काई लैंटर्न्स थे, लैंटर्न्स भी हैं और इसमें ड्रोन्स भी हैं, ये इसमें ड्रोन शो भी हुआ। बिल्कुल। तो ये जो लाइटिंग शो है, अच्छा चाइना अब इसको बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गया है, इसको लाइक ड्रोन्स को भी इस लाइटिंग शो को बिल्कुल। अच्छा लोग पसंद भी बहुत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। पिछले दिनों मैं टीवी पे ही देख रही थी न्यूज़ में कि कराची में भी इस तरह का एक लाइटिंग शो हुआ समंदर के किनारे, और वो बहुत पहला ही वो ऐसा ड्रोन शो था, बहुत खूबसूरत था, और 14 अगस्त के मौके पर यस बिल्कुल बिल्कुल हुआ, फर्स्ट लाइटिंग शो हुआ पाकिस्तान में भी। तो इसमें भी बहुत स्कोप है जनाब। अच्छा अब ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जमीन, मुझे लगता है लाइट ऊपर नीचे हो जाए तो जो प्रोग्राम्ड होते हैं ना ये सारे ड्रोन्स, ये इनमें ये थ्रू प्रोग्रामिंग इनको कंट्रोल किया जाता है। यस अब जो आपको इसके पिक्चर्स नजर आ रही हैं, जो भी इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, थ्रू प्रोग्रामिंग इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर 1000 ड्रोन उड़ रहा है तो 1000 बंदा नीचे रिमोट लेकर खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जनाब बहुत देखने से ताल्लुक रखता है ये लाइट शो, और मुझे लगता है इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, इस तरह की चीजें पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, ताकि हमारे अवाम को भी कोई रिलीफ मिले, हमारे अवाम के पास भी कोई एक्टिविटी। पाकिस्तान में तो बहुत कुछ होना चाहिए। मैं तो कल ही एक खबर देखकर परेशान हो गया कि हमारी जो नई मूवी आई है द लेजेंड ऑफ मौला जाट, वो तमाम सिनेमाज में नहीं लग रही। अच्छा, सिर्फ 3 से 4 सिनेमाज में लग रही है। आई वांटेड टू ऐड दिस स्टोरी, हम इसको जरूर हम करेंगे। अब उसके पीछे रीजन क्या है आई डोंट नो, पूरी दुनिया में इसको रिलीज किया गया है, लेकिन जो छोटे सिनेमाज हैं उनमें नहीं किया गया। लाइक 3-4 बड़े सिनेमाज। आई डिडंट नो दिस, लेकिन मैंने जब वीकेंड पे कॉल कर बुकिंग कराने के लिए तो भाई तो आपको नहीं मिले ना टिकट, वो यही रीजन है इसकी। और अब तो वो जो सिनेमाज वाले हैं जो 3-4 अभी तक स्पेसिफिक हैं जो इसको दिखा
रहे हैं वो खुद तंग आ गए हैं। उनका ये कहना है हम शोज पूरा ही नहीं कर पा रहे, और फिर खबर ये आई है जनाब कि बेसिकली ये रिलीज इधर की गई है। अब आई डोंट नो वो बिजनेस ज्यादा करे या क्या, राइट्स का सीन है या क्या है। तो वो बिलाल साहब का ट्वीट भी आ गया था 2 दिन पहले कि वो लोग जो सिनेमास में बैठ के इसकी वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, खुदा दा वास्ता है ना करो, तो जाके मूवी देखो। सही बात है, जो लोग स्पॉयलर्स देने के लिए, मैंने बहुत सारे फेसबुक स्टेटसेस पढ़े हैं जिसमें लोग लिख रहे हैं कि भाई एंडिंग में ये हो गया, ओरिजिनल मूवी में ये था, भाई प्लीज हमें स्पॉयलर्स ना दें, हम जाके मूवी देखना चाहते हैं, आप लोग भी जाएं और जरूर जाके अपनी फैमिली के साथ। बिल्कुल। तो खैर बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान में तो और भी बहुत कुछ होना चाहिए, लाइट शो भी होना चाहिए। गाना कोई नहीं है, गाना कोई नहीं है, गाना कोई इस पे हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना स्माइल क्यों कर रही हूँ, एक्चुअली ब्रेक में जमील मुझे बहुत जबरदस्त लतीफा सुना रहे थे। लतीफे की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हारमोनियम साज की। आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे। कोट उर्दू के मारूफ शायर, गुलकार और हारमोनियम साज हैं गुलाम यासीन साकिब साहब। इन्होंने शहर से दूर अपनी ही दुनिया बसा ली है और गुलकारी में शोहरत तो ना मिली, लेकिन हारमोनियम जो बनाने पर उबूर हासिल कर लिया उन्होंने। बिल्कुल, हारमोनियम ये बनाना जानते हैं और गुलकारी का भी इनको शौक था, लेकिन गुलकारी में उस तरह से इनको पजीराई नहीं मिली, जिसके बाद इन्होंने सोचा कि हारमोनियम बनाए जाएं और हारमोनियम बनाते हैं बहुत सारे, और इन्होंने एक अपनी अलग ही दुनिया बसाई है। तो काशिफ नदीम इनसे मुलाकात करवा रहे हैं। गीत या गुलकार हारमोनियम के बगैर महफिल में रंग नहीं जमा पाता, और ये बात कोट उर्दू के गुलकार गुलाम यासीन साकिब ने भी जान ली। उनको गुलकारी में तो कामयाबी ना मिली, लेकिन हारमोनियम साजी में उन्होंने अपना मुनफरिद मुकाम हासिल कर लिया। मौसीकी के बाद मैंने सोचा कि इसकी सुर की जो असल मामला क्या होता है, सुर की तह तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मेरा अभी तक मुझे यूँ तो बहुत सा कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ हासिल करना है अभी तक। गुलाम यासीन साकिब को हारमोनियम बनाने के लिए दुनिया भर से ऑर्डर दिए जाते हैं। बैरून मुल्क मेरा कारोबार भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि हमारा काम जो होता है दस्ती होता है, लोगों की तरह मसनूई नहीं होता है। इंशाल्लाह ताला हम आगे भी कोशिश कर रहे हैं इसको बेहतर से बेहतर करने की। कोट उर्दू के इस फनकार का कहना है कि मैंने गुलकारी को शौक और हारमोनियम बनाने को पेशा बनाकर दुनिया भर में पाकिस्तानी ब्रांड मुतारिफ और बच्चों की कफालत का जरिया बना लिया है। काशिफ नदीम, सुनो टीवी, कोट उर्दू। जी व्यूअर्स, आपने एक तफसीली पैकेज देखा जिसमें साकिब साहब बता रहे थे कि वो हारमोनियम बजाते भी हैं, बनाते भी हैं, और दुनिया भर से उनको ऑर्डर्स जो हैं वो मौसूल होते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। पाकिस्तान का जो है ना ये एक ब्रांड अपना बनाना चाहते हैं, पाकिस्तानी ब्रांड, और उसको दुनिया भर में जो है वो पॉपुलर करना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक उनको जो है ना वो पॉपुलर हो चुके हैं, क्योंकि उनको ऑर्डर्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं। जी, तो पाकिस्तान में जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री की थोड़ी बात करते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री से मुराद मेरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं बहुत मशहूर हुआ करते थे। हम ख़ास तौर पर लाहौर का एक इलाका जहाँ पर तबला बनता है, हारमोनियम बनता है, गिटार्स भी बनते हैं, सितार्स भी बनते हैं। तो थोड़ा मांद पड़ना शुरू हो चुका है ये कारोबार, लेकिन फिर भी जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं अपने शौक के लिए भी वो ये काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको रोज़गार के मौके ना मिल रहे हों, लेकिन फिर भी लोग अभी भी म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, सीखना भी चाहते हैं। एक्सपोर्ट हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान में भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। कोट उर्दू से इनका ताल्लुक है, और देखें मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरी दुनिया से ऑर्डर्स आते हैं। अच्छा, हमारी तहजीब का बहुत ये अहम एक हिस्सा है, अगर हम अपने कल्चर को डिपिक्ट करें तो म्यूज़िक भी उसमें बहुत अहम हिस्सा है। शाही दरबारों की अगर बात करें तो वहाँ पर म्यूज़िक जो है वो सुना जाता था, पसंद किया जाता था। कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, तबला था, सितार था, हारमोनियम था।
तबला बहुत पसंद किया जाता था। तबला बजाना भी एक आर्ट है और हमारे पास एक तबला प्लेयर आए भी थे। तबला, ढोल, ढोलक, बहुत सारी उसके इकसाम है, वो भी कभी उस पर भी हम बात करेंगे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ढोल जो है वो तो मेहंदी जो है ढोल के बगैर हो कोई भी शादी उसके बगैर इनकम्प्लीट है, अगर शादी वगैरह पे ढोल ना हो तो। बैंड बाजा बारात वाला तो सीन है ही। लेकिन ज्यादा लोग ढोल को तरजीह देते हैं और फिर कि ढोल बजे और भंगड़ा हो और हम अपनी खुशी मनाएं। अच्छा, मैं तो सराइकी हूँ, तो हमारे यहाँ भंगड़ा नहीं होता, हमारे यहाँ झूमर कहते हैं, सराइकी झूमर या फिर घूमर भी कहते हैं, दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। तो वो और पंजाबी में शायद लुड्डी होती है, वो लुड्डी भी होती है बिल्कुल, लेकिन आप लोगों का भंगड़ा होता है नहीं? हाँ, भंगड़ा भी होता है, भंगड़ा भी पंजाब के कल्चर का। की लुड्डी होती है, लुड्डी होती है। करेंगे, जरूर बात करेंगे इस पर भी ना, किसी दिन इस पर भी बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और क्या आप जानते हैं आज के सवाल पर चलते हैं। आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? आज सवाल जो है ना वो पहले ही बता देते हैं अपने नाज़रीन को। अच्छा, आज सवाल है ही नहीं। फिलिपाइन से मुतालिक फिलिपाइन 7000 से ज़ायद जज़ायर पर मुश्तमिल है, 7000 जज़ायर। तो इसीलिए जो फिलिपाइन है उसको कहा जाता है कि ये जज़ायर का मुल्क है। और आप जस्ट इमेजिन कि जिस मुल्क में 7000 जज़ायर हों, आइलैंड्स हों, ठीक है, तो वहाँ पर जीने का कितना मजा है कि आप एक जजीरे से निकले और दूसरे पे गए और दूसरे से निकले और तीसरे पे चले गए। आई थिंक ये भी मोनोटोनस हो जाता है कभी। आपको पूरी दुनिया में कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। मैं आई वुड नॉट एग्री विद व्हाट यू जस्ट सेड। मुझे लगता है कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गर्मी, सर्दी, बहार, हर किस्म का मौसम होता है और हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्नोफॉल भी है, शदीद गर्मी भी होती है और हम हर किस्म के वेदर को पंजाब में स्नोफॉल नहीं होती, बस वो बड़ा मिस करते हैं हम। तो आप वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज में जा सकते हैं अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं। तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास जो है ना हर चीज़ है। लेकिन हम लोग फिलहाल बात करें फिलिपाइन की, जहाँ पर 7600 से ज़ायद जो हैं वो आइलैंड्स हैं और कितने खूबसूरत हैं बिल्कुल। और सारी ग्रीनरी से वो ढके हुए हैं, वो जो पहाड़ हैं, और कितना साफ सुथरा माहौल है। हमारी तरह नहीं कि हर जगह आलूगी फैला दी। लाइक मैं कोई ये तारीफी नहीं है लेकिन शिकायत है कि हम यहाँ पर सफाई का ख्याल नहीं रखते। जमील, इसको तारीफ कहूँ, इसको क्या कहूँ, हम लोग भी वैसे जहाँ जाते हैं हम उनके माहौल में ढल जाते हैं। हम भी वहाँ पे रैपर नहीं फेंक रहे होते, वहाँ जाके हम फॉलो करते हैं, हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं उनके जो भी SOPs होते हैं, हम स्ट्रिक्टली फॉलो। हमें भी लग रहा होता है कि नहीं, अगर यहाँ पे किसी ने गंद नहीं फेंकना तो हमने भी नहीं फेंकना। अगर यहाँ गंद थोड़ा नजर आ जाए तो हमें लगता है बस यही फेंकना है, तो सब वहीं पे गंद फेंकना शुरू कर देते हैं। जमील, एक और वो हमें क्या होता है कि हमें जगह जगह नजर आ रहा होता है। और बहुत पढ़े लिखे लोगों को मैंने इस तरह से करते देखा है कि गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं, गंद फेंकते हैं, केले के छिलके फेंक देते हैं, बहुत अनएथिकल। और आई वुड से क्या फेंक देते हैं? केले का छिलका फेंक देते हैं और रैपर्स फेंक देते हैं, फिसले भी तो बेचारे की कोई इंजरी हो जाए। और नॉर्दर्न एरियाज की बात करें तो अगर जाएं तो वहाँ पे उनको डेकोरेट इन चीज़ों से किया होता है। मतलब आपने साइड पे, आपको पहाड़ों के साइड पे आपको गंद के डब्बे नजर आएंगे, शॉपर नजर आएंगे, रैपर्स नजर आएंगे, फ्रूट और फल जो है ना, सब्जियों के छिलके नजर आएंगे। तो प्लीज अवॉइड करें। हमारा जो मुल्क है बहुत खूबसूरत है, इसको प्लीज साफ हमारा मुल्क भी ऐसा एक जजीरा बन सकता है। ये एंड करना चाह रही हूं सफाई की बात करी कि सफाई निस्फ़ ईमान है भाई। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है और अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। बस हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर वो हम पहचान लें कि हमें हर चीज को साफ सुथरा रखना है, हमने नॉर्दर्न एरियाज का ख्याल आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम बेसिकली हम अपनी इंडिविजुअल जो हमारी जिम्मेदारी है ना उसको हम पूरा नहीं करते। बिल्कुल। एक छोटी सी मिसाल है कि एक रेस्टोरेंट में अगर हम खाना भी खा लेना तो वो रेस्टोरेंट जो जहाँ सेल्फ सर्विस है जी, वहाँ भी हम जो खाए हुई हमारी जो ट्रे है और जो हमारा बचा हुआ जो रैपर्स हैं वो हम टेबल पे रख देते हैं, ठीक है? Exactly. ये सोचकर कि ये किसी और का काम है। बिल्कुल। तो अगर वो खुद ही आप उसको बिन करते हुए आउट हो जाएं उस रेस्टोरेंट से तो क्या हो जाएगा? ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि अगर हम अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचाने और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जो है वो इम्प्लीमेंट करें। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, खूबसूरत हो जाए। बिल्कुल, मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, एक शख्स फरारी गाड़ी पर सवार था और बहुत महंगी उसकी कार थी, आगे पीछे प्रोटोकॉल भी था। उसने अपनी गाड़ी से कुछ बाहर फेंका। अच्छा। एक बच्चा था साइकिल पे,
और ये सीसीटीवी फुटेज है लाइक, और लोगों ने भी वो बनाई है। तो वो बच्चे ने जब देखा कि उसने कोई बैग बाहर फेंका है, कचरा बाहर फेंका है, उसने वो उठाया, उसका शीशा खुला हुआ था, उसने उसके अंदर फेंका गाड़ी के, और वो साइकिल पे चला गया। लाइक बाहर लोग इस चीज को माइंड भी नहीं करते, वो जितना मर्जी अमीर था या जो भी था, मर्जी उसके पास सिक्योरिटी थी। तो ये जो तरीका है जिंदगी गुजारने का, हम इसको नॉर्म्स एंड वैल्यूज भी कह सकते हैं। और कितना अच्छा बच्चे ने सबक सिखाया ना कि आपने फेंका वो चीज आपके पास, और अगर हम यहाँ ऐसे करें बस फिर अना का मसला बन जाएगा, और बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, फड्डा बन जाएगा, खानदानों तक वो लड़ाई पहुंच जाएगी। तो प्लीज जो है ना अपने माहौल को साफ रखें। बस खानदानों तक लड़ाई पहुंच गई है, इससे पहले कि वो लड़ाई शुरू हो जाए। सफाई की बात हो रही है, हम आपको मुल्क को साफ रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ों को साफ रखें, वादियों को साफ रखें। तो फिलिपाइन के ये जजीरे देख के हमें कितनी खुशी हुई। यही खुशी लोग जब पाकिस्तान के मनासिर देखकर खुश होंगे तो वो हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी होगी, अचीवमेंट है भाई। तो जनाब अभी हम आपको सैर करवाते हैं शिमला पहाड़ी की। पहाड़ों का जिक्र हो रहा है नॉर्दर्न एरियाज का, तो शिमला पहाड़ी की आपको सैर करवाती है, लेकिन नॉर्दर्न एरिया में नहीं है, लाहौर में है। वो सस्पेंस तो रखना था, ये सस्पेंस रखना था कि शिमला पहाड़ी लाहौर में है जनाब। सॉरी फॉर किलिंग इट। तो हिस्ट्री क्या है इसकी हिस्ट्री क्या है, आइए जानते हैं। आपको दिखाते हैं। बल्कि सबा हमारी बहुत ही एक जबरदस्त साथी एंकर है, वो आपको बता रही हैं शिमला पहाड़ी के बारे में। पहाड़ी लाहौर के वस्त में डेविस रोड, एम्प्रेस रोड और क्वींस रोड के इख्तिताम पर मौजूद है। इसके नज़दीक बहुत से अहम मकामात हैं, जिनमें गवर्नर हाउस, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न शामिल है। जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं इसे शिमला पहाड़ी कहते हैं। ये लाहौर का एक ऐसा इलाका है जो 1901 से मारूफ चला आ रहा है। मारूफ इस लिहाज से एक शख्स विक्रम दास नामी एक शख्स, एक मेहनतकश, मजदूरी की गरज से लाहौर यहाँ आ गया। वो उसे ऐसी तरबियत उसे मिली हुई थी तो वो साइकिल की मरम्मत कर सकता था, तो वो इसी मकाम पे आके बैठ गया। ये यहाँ एक गंदगी का ढेर जो अंदरून लाहौर की तमाम गलाजत थी वो यहाँ जमा होती थी, वो जमा होते होते एक पहाड़ी का रूप इख्तियार कर दी। इस पहाड़ी की तारीख के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस पहाड़ी का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी मुमासलत शिमला यानी पगड़ी से मिलती जुलती है। तारीखी एतबार से 19वीं सदी में हिमाचल प्रदेश में वाक़े शिमला पहाड़ी की मुमासलत से यहाँ अंग्रेज़ दौर में ये पहाड़ी बनाई गई, जिसका नाम शिमला पहाड़ी रखा गया। उस वक्त से लेकर आज तक इसी नाम से पुकारा जाता है। अंग्रेज़ अहद में ये गवर्नर हाउस का हिस्सा थी, जिसको बाद अज़ां गवर्नर हाउस से अलग किया गया। कई दफ़ा इस पहाड़ी को गिराने और चौक का नाम तब्दील करने की कोशिश की गई है। इस सिलसिले में मेयर लाहौर की जानिब से शिमला पहाड़ी चौक का नाम तब्दील करके मशहूर नावल और ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज चौक रखने की तजवीज़ पेश की गई। तो जनाब ये थी लाहौर की शिमला पहाड़ी, जो कि पहाड़ी नहीं थी, बन गई। तो तफसील आपने जानी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद मजे की बातें करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद सुनो पाकिस्तान में। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली पाकिस्तान टीम कल वतन वापस पहुंच चुकी है जनाब, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हमारे लिए एक फ़ख्र है, हमारे लिए हमारी टीम स्ट्रीट चाइल्ड जो है, क्योंकि इन बच्चों ने जो मेहनत की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो इस टीम के दो खिलाड़ियों को हमने इस्लामाबाद स्टूडियोज में बुलाया है, जिनसे हम बात करेंगे। जी, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल वहाब और असद नासिर। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, हमें आप पर फख्र है। आपने पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया और सिल्वर मेडल हासिल किया, दूसरी पोजीशन हासिल की। असद, आप मुझे ये बताइएगा कि ये कोशिश किस तरह से
से शुरू हुई फुटबॉल खेलने के सफ़र के बारे में बताइएगा, किस तरह से आपने फुटबॉल खेलना शुरू की और यहाँ तक पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है। मैं एक तहसील समुद्री ज़िला फैसलाबाद से हूँ। समुद्री के पास एक छोटा सा गांव है 174 आलामान का, ज़ैल गुजरा। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो फुटबॉल का शौक़ तो नहीं था मुझे, मेरे उस्ताद ने मुझे शौक़ सिखाया। मेरे 3 उस्ताद हैं माशाल्लाह इंटरनेशनल, शाह नबी, शाह KRL, गुलाम फरीद, तीनों उस्ताद हैं मेरे। तो एक दिन ये गांव में खेल रहे तो गांव वाले सब इसकी बातें कर रहे थे, यार वो 3 बहुत अच्छे प्लेयर हैं जी वो। मेरे भी दिल में ख्याल आया कि यार मैं भी फुटबॉल खेलूँ, मेरा भी दुनिया में ना हो। तो मैंने अपने उस्ताद को बोला कि मैं फ़ुटबॉल खेलना चाहता हूँ। मैंने उसे उस्ताद, मैंने कहा अपने बूट, फिर उस्ताद ने शूज़ लेके दिए, फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। फिर एक दिन उस्ताद ने बताया कि मुस्लिम हैंड प्रोजेक्ट मैदान जो ना वो बहुत अच्छा है, उसके ट्रायल आए, वो ट्रायल दो, वो बच्चों के लिए अच्छे हैं। तो मैंने ट्रायल दिए। 80 लड़के थे, 80 लड़कों में मैं अकेला पास हुआ। तो मुझे ये बहुत हैरानगी हो रही थी कि मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होगा, क्योंकि 80 लड़के थे। 80 में जब मेरा नाम आया तो मैं इतना खुश, मैंने अपने उस्ताद को जाकर बताया। उस्ताद कहता तुम्हारी मेहनत का ये नतीजा, तुम आगे भी जा सकोगे। तो फिर 15 दिन के बाद कॉल आई है, जो हमारे मैनेजर है जीशान साहब, तो उसने मुझे कहा कि मीरपुर आपका कैंप लगेगा, आप आएँ। तो मैं बहुत खुश था, मीरपुर गया हूँ। आगे हमारे कोच इंटरनेशनल रशीद साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे दूसरे बाप का दर्जा दिया उन लोगों ने। तो उधर कैंप किया, उधर गया हूँ तो 60 लड़के पूरे पाकिस्तान से आए हैं। तो मैं और हैरान कर, अब इनमें से मुश्किल है मेरा नाम नहीं आएगा। तो लेकिन मेरे उस्ताद ने कहा मेहनत कर, नाम आएगा। मैंने मेहनत की तो मेरा 60 में से 15 में नाम आ गया। और मेहनत की 15 में से 10 में जब नाम आया तो कमाल हो गया। तो फिर कतर वर्ल्ड कप के लिए गए। वाह अब्दुल वहाब, आपकी क्या स्टोरी है? असद का तो ये कहना है कि मुझे शौक नहीं था फुटबॉल का, लेकिन उस्ताद की वजह से, लेकिन हाँ उस्ताद, और फिर जब मैं सेलेक्ट हुआ तो मेरे अंदर ये शौक पैदा हुआ। तो अब्दुल वहाब, आपका ताल्लुक किस इलाके से है और आपका ये सफर किस तरह शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं KPK डेर इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे इलाके डेर इस्माइल खान में फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खेली जाती है। मुझे बचपन से फ़ुटबॉल खेलने का शौक़ था, लेकिन एक अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था। मतलब हम लोकल ही फ़ुटबॉल खेल रहे थे। तो जब हमें पता चला मुस्लिम हैंड के बारे में, मैदान पेज के बारे में, अच्छा प्लेटफार्म है, मतलब वो गरीब बच्चों को आगे ले जा रही है, तो हमने ट्रायल दिए। ये ट्रायल पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हुए, फैसलाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, तकरीबन बहुत लड़के आए थे। हमने भी ट्रायल दिए, हम भी इस ट्रायल का हिस्सा बने, सेलेक्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और आज पाकिस्तान टीम में। असद, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। असद, आप मुझे ये बताइएगा कि आप सिलेक्ट हुए, आपका ताल्लुक समुद्री से है, आप कतर गए, वहाँ पर बहुत से ममालिक की और भी टीम्स आई हुई थी। पूरा ये एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में बताइए। किस मुल्क के जो है वो लोगों से मिलकर खुशी हुई, या दोस्तियाँ किन किन से हुई? सबसे पहले तो मैं जब कतर गया तो जहाज़ पे फ्लाइट पे बैठा तो मुझे यकीन नहीं था हो रहा। मैं एक गांव का लड़का किधर आया हूँ, कतर जा रहा हूँ। तो फिर मुझे ख्याल आता था कि मेरी मेहनत जो ना वो लेके आई है मुझे। तो कतर गए, उधर 28 मुल्क आए थे, 28 मुल्क, 28 कंट्रियाँ थे। 28 मुल्कों के साथ हमारी दोस्ती हुई, सबके साथ एक दूसरे। मैंने ये बहुत उधर नोट किया है, मतलब कि मैंने बहुत नोट किया कि जो 28 मुल्क की दूसरी कंट्री थी वो हमारी कंट्री से बहुत अच्छी थी। हमारी कंट्री में बहुत सारे मतलब ऐसे अभी काम है जो नहीं किए, तो मैंने उनसे ये बहुत सीखा। उधर जाके बहुत अच्छे, वो दो जो 28 कंट्रियाँ वो बहुत अच्छी हैं, उनसे हमारी दोस्ती हुई, सब कुछ। उधर जाके बहुत कुछ सीखा। तो उन लोगों ने, इस्लामी मुल्क भी उधर आए थे, उन लोगों ने अपने मुल्क के बारे में बताया, हमने अपने बारे में मुल्क में बताया। तो उनकी बातें सुन के मुझे तो ऐसा लगा कि हमारा मुल्क अभी बहुत पीछे है इन कामों में। जैसे कि फुटबॉल नहीं बहाल पाकिस्तान का, बिल्कुल नहीं। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ हमारी फुटबॉल बहाल करे। और जो मेरे जैसे जो बच्चे हैं गांव बाज़ारों में, वो कई बच्चे ऐसे जिनके पास तालीम नहीं है, तालीम उनकी अच्छी करे। जिनके कईयों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उनको दे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सीखा उधर जाके ये, तो मुझे एहसास हुआ कि यार मेरा पाकिस्तान बहुत पीछे है इन कामों से। अब्दुल वहाब, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको इस पूरे सफ़र में? ऑफ कोर्स आपको किट्स भी चाहिए होती हैं, शूज़ बहुत अच्छे चाहिए होते हैं, स्पाइक्स जिनके साथ आपने खेलना है,
फिर आपको ग्राउंड चाहिए, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? पहली तो ये बात है कि सबसे बड़ी जो मुश्किल थी हमारे घर वाले थे, क्योंकि वो नहीं मान रहे थे। हम एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो कह रहे थे मतलब आप काम करना है, फुटबॉल नहीं, इजाज़त नहीं दे रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि फुटबॉल में कोई ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटी मिल भी सकती है पाकिस्तान में। तो सबसे बड़ी मुश्किल जो थी घर वाले थे, बस वही उन्होंने इजाज़त नहीं दी। कैसे मनाया फिर आपने घर वालों को? बस यही कि मैंने कहा एक चांस दे दे, मतलब है एक बार मुझे जाना है। मान गए, मैंने चांस दिया, अल्लाह पाक ने कामयाब किया। अब वो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है माशाल्लाह। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा आसिद, मुझे ये बताएं, जब आप कतर गए तो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर जो है, उनकी ज़बान समझने में कितनी मुश्किल होती थी, क्योंकि उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट होती हैं। तो किस तरह से फिर आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे और क्या कम्युनिकेशन किस तरह से होती थी पॉसिबल? तो ऐसा है कि कुछ जो थे उनको इंग्लिश बोलने आती थी। अच्छा। तो अरबी भी थे उधर, इंग्लिश हमें भी थोड़ी बहुत ही आती थी हमें, क्योंकि इधर तैयारी करवाई गई थी इंग्लिश की। हम कुछ के साथ इंग्लिश बोल सकते थे। जो नहीं इंग्लिश बोल सकते थे हम उनके लीडर से बात करते थे कि हमें इससे ये काम है, हमारा ये काम है इस इनका। अच्छा। तो जो उधर जाके मैंने अरबी भी, मतलब अरबी ज़बान थी वो बहुत सुनी मैंने, 2-3 अल्फाज भी याद किए। कौन से? बुलाना मिलना, तो वो बहुत खुश होते थे। अरबी के थे। जी अरबी के अल्फाज बता दें, कौन से सीखे? मतलब कि जैसे एक कहते हैं कि रुक जाओ, उसको कहते हैं कफ रुक जाओ। ओके। तो मतलब 2-3 ऐसे हैं, मुझे अब याद भी भूल गया, क्योंकि क्या हाल है, कई पका लूंगा, ये मतलब क्या हाल है, बहुत सीखे थे, भूल गया हाल होगा। ओके। अच्छा असद, जिन सहूलियात की आपने बात की है, जिन फैसिलिटीज़ की आपने बात की कि पाकिस्तान में वो सहूलियात होना ज़रूरी है, आपने बाहर के मुल्कों को देखा, उनके लोगों से इंटरेक्ट किया, आपने कहा कि वो हमसे बहुत आगे हैं। क्या कहेंगे कि कौन सी बेसिक चीज़ें जो हमारे मुल्क में होना बहुत ज़रूरी हैं ये स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉलर्स के लिए? यही नहीं है कि बस फुटबॉल को अहमियत दी जाए। फुटबॉल अपनी जगह, तो हर एक बच्चा फुटबॉल नहीं खेल सकता। तो जो नहीं खेल सकता, मैं कहता जो कम से ये पता नहीं कि पाकिस्तान में कितने करोड़ बच्चे हैं जो मतलब बाजार गलियों सड़कों पे सो रहे हैं, ना उनके पास अपॉर्चुनिटी है, ना सबसे बड़ी बात उनकी जो पढ़ने लिखने की जो ख्वाहिश है वो पूरी की जाए। दूसरी ये कि जो मतलब वो पढ़ भी नहीं सकते, जो माजूर है, मैं कह रहा हूँ जो माजूर है, घर बैठ के नहीं कुछ कर सकते, उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो फुटबॉलर तो है, ये जो फुटबॉलर है, जो मैं कहाँ का पढ़ा, मैं तो इतना नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अपने हुनर की वजह से आज इधर बैठा हूँ, तो मुझे ये बहुत एजाज़ की बात है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो स्टडी, सबसे ज़्यादा स्टडी पाकिस्तान में जो नहीं है वो होनी चाहिए। मतलब आप समझते हैं कि हुनर के साथ साथ तालीम भी जो है वो बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को तालीम भी हासिल करनी चाहिए और साथ साथ खेलना भी चाहिए। अब्दुल वहाब, आपकी टीम में जो बाकी के खिलाड़ी हैं, उनका ताल्लुक कौन कौन से शहरों से है? आपने जिस तरह बताया आपका ताल्लुक केपी से है, तो बाकी के जो खिलाड़ी हैं उनका किस किस शहरों से ताल्लुक है? हमारी टीम के जो प्लेयर है उसमें मुख्तलिफ इलाकों के प्लेयर हैं। केपी के, डेर इस्माइल खान, टांक, फैसलाबाद, पंजाब, कराची, सब इलाकों से प्लेयर आए हैं। अच्छा। और पूरी टीम की बेहतरीन वाली दोस्ती है, सब दोस्त हैं? हम 1 साल से एक जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक साथ है, वैसे कोई बात नहीं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा असद, मुझे ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि आपकी टीम के लिए जिन इनामात का ऐलान किया गया था वो अभी तक आप लोगों को नहीं दिए गए। सच्चा, अभी तक तो हमें वो बिल्कुल जो ऐलान हुए थे वो हमें नहीं कोई मिल रहा, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। हमारे लिए इनको करना चाहिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ओके। अच्छा असद, आपने सेमीफाइनल में जो है वो ब्राजील को हराया, तो ब्राजील में तो वैसे भी सॉकर लवर्स बहुत ज्यादा हैं, बच्चा वहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं, तो उनको हराने के बाद क्या फीलिंग्स थी आपकी टीम की?
जब मैच खेलने जा रहे थे तो मेरा जो जिस्म था वो कांप रहा था, लेकिन दिल जो था ना वो डर चुका था, दिल जिस्म। लेकिन जो मेरे उस्ताद और कोच रशीद साहब की ट्रेनिंग थी ना, वो दिलेर कर रही थी कि नहीं यार हम जीत सकते। मेरे दिल में यही था कि ब्राज़ील एक फुटबॉल का घर है, ब्राज़ील में ये टीम उनकी बहुत पावरफुल है। लेकिन जब गए मैदान में, दुरूद शरीफ पढ़ा, आयतुल कुर्सी पढ़ के गए तो सब डर निकल गया। तो हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा, जब हम बहुत अच्छा खेले तो प्लेंटियों की बारी आई तो सर ने कहा प्लेंटी लगानी है, तो मैं और डर गया कि अगर मैं प्लेंटी मेरी बाहर चलेगी तो पाकिस्तान का नाम खराब हो जाएगा, मेरी वजह से पाकिस्तान आ जाए। लेकिन फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, जाके प्लेंटी लगाई, अल्लाह पाक के करम से मैंने प्लेंटी का गोल हुआ और हमारे गोल कीपर अब्दुल्ला उसने प्लेंटी रोक ली, तो हम उसकी दुआओं की वजह से हम जीत गए। जबरदस्त। क्वार्टर फाइनल मैच खेला तंजानिया के खिलाफ, जो तंजानिया के साथ हमें नहीं लग रहा था कि हम ये जीतेंगे, लेकिन जब हमने वो मैच जीता हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर आ गया और हम कह रहे थे इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी जीतेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा तंजानिया की टीम बहुत स्ट्रांग थी, हम उसके खिलाफ बहुत डर रहे थे क्योंकि वो टीम ही अच्छी थी। हमने जब उसको 2 गोल मारे हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि ना हमने आगे देखा मिस्र है, ब्राजील है, हमने कहा 2 डालेंगे सबको। क्या बात है भाई, क्या स्पिरिट, क्या जज्बा और जिस तरह से डिटर्मिनेशन के साथ आप लोग खेले। लैक ऑफ फैसिलिटीज, आपको उस तरह से सहूलियात नहीं दी गई, लेकिन फिर भी आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में भी बहुत सारे मेडल्स लेकर आएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, फाइनल जीत कर आएं इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या कोई अब आप लोगों की ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, किस तरह से आगे देखते हैं मुस्तकबिल में इस गेम को? अब जैसे कि आपने पूछा, हमारी अभी ट्रेनिंग तो नहीं हो रही, इफ्तिदा ही हो रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं इफ्तिदा करने के लिए जी। तो ट्रेनिंग तो हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने ये नहीं कि हमने यही कामयाबी पानी थी, मैंने सोचा हुआ हम बहुत कामयाबी पाएंगे आगे जाके। तो ट्रेनिंग जो सबसे बड़ी बात थी कि मैं अपने गाँव जाके जो भी मतलब जितने भी बच्चे हैं उनको मैं गाइड करूँगा, उनको अपनी तरह प्लेयर एक स्टार बनाना चाहता हूँ कि आज जो मैं इस जगह पे हूँ कल को वो भी इस जगह पे हो, इसी तरह पाकिस्तान का नाम ऊपर आएगा। बेशक बेशक। अब्दुल वहाब, सहूलतें क्या मज़ीद आपको चाहिए जो इस प्लेटफॉर्म से आप और मैं हम मिल के हुकूमत से भी अपील कर सकते हैं कि एक तो हुकूमती सरपरस्ती नहीं है जो स्ट्रीट चाइल्ड प्लेयर्स हैं उनके लिए, तो किन सहूलतों का फुकदान है, मज़ीद क्या सहूलतें होनी चाहिए ताकि ये गेम मज़ीद अच्छी हो सके? सबसे पहले तो हुकूमत को फुटबॉल, पाकिस्तान में जो फुटबॉल की लेवल है वो बहुत डाउन है। जैसे कि हम क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है, हुकूमत भी, सारे लोग, फुटबॉल को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जा रही। सबसे पहले तो उसे एक अच्छा प्लेटफार्म देना चाहिए, अच्छे ग्राउंड देने चाहिए, अच्छे अच्छे कोच आने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट होने चाहिए, लीग होने चाहिए। जैसे अब क्रिकेट के हो रहे PSL, ऐसे लीग, बड़े बड़े लीग, ताकि ये यंग जनरेशन आगे आए, इनका टैलेंट सामने आए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन टैलेंट की कदर नहीं है। सही बात, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा अब्दुल वहाब, आप क्या स्टूडेंट हैं, पढ़ते भी हैं साथ साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो फिर किस तरह से मैनेज करते हैं पढ़ाई को भी, खेल को भी? बस हम फुटबॉल की बेस पे, स्पोर्ट्स की बेस पे हमारा दाखिला हुआ है स्कूल में। अच्छा। हम बस उसके बेस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। और असद, आप भी स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं, मैंने पढ़ना छोड़ दिया था क्योंकि घर की हालात की वजह से मैंने छोड़ दिया है। 8 क्लास पढ़ता था, 8वीं मैंने छोड़ दिया। अब मेरा मिशन है, अब मैं कतर से होके आऊँ तो मुझे यकीन है कि मैं आगे स्टडी करना चाहता हूँ, ये मेरी एक ख्वाहिश। अब बहुत कोशिश से मैंने ऐसा नोट किया है कि जो स्टडी के बगैर नहीं है, तो मैं पहले अब स्टडी स्टार्ट करूंगा। भाई ये बहुत ज़रूरी है और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जो है वो कंटिन्यू कर सकें और दोबारा से वापस आ सकें पढ़ाई की तरफ भी। एक बार फिर से हमें आप पर फ़ख्र है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप जब वतन वापस आए तो सबसे पहला जो इंटरव्यू आपने दिया वो सुनो पाकिस्तान की टीम को दिया। हम आपके बेहद और आपके लिए ढेर
ढेर सारी दुआएं। और एक बार फिर हम यही कहेंगे कि हुकूमती सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं स्ट्रीट चाइल्ड्स के लिए, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, मज़ीद और भी गेम्स जो खेलना चाहते हैं, तो जो मुखय्यर हजरात हैं वो तो इसमें हिस्सा डाल ही रहे हैं, लेकिन इसको रेगुलराइज भी होना चाहिए, हुकूमती लेवल पर। तो जनाब आप बच्चों ने तो हमारे दिल जीत लिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और अब हम बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 की बात करेंगे जनाब। ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाइंग ग्राउंड्स जारी हैं और क्वालिफाइंग ग्राउंड्स किस तरह चल रहे हैं और क्या अपसेट्स हो रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं। इरफान ज़हीर साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। इरफान साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैचेस एंजॉय कर रहे हैं फिर आप? हाँ, जल्दी उठ के बड़ा मुश्किल होता है लेकिन करना है। बड़ी टीम्स को हारता हुआ देख रहे हैं और छोटी टीम्स को आप उभरता हुआ देख रहे हैं। जी ऐसे ही कल सेकंड अपसेट कहना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ भी श्रीलंका की तरफ अपना मैच हार गया। इनका भी जैसे हमने कल श्रीलंका की बात की, एक तरह के मेथड पे क्रिकेट खेलते हैं, दे जस्ट कम एंड कीप ऑन हिटिंग ऑन एवरी बॉल। अब इसमें मसला क्या आ रहा है इन टीम्स को? हाल दो के वेस्ट इंडीज़ के पावर हिटर सबसे बड़े पावर हिटर है, बट जो आपकी बाउंड्री के साइज़ है, डायमेंशंस है, वो बड़े डिफरेंट हैं। किसी जगह पे बहुत लंबी बाउंड्री है, किसी जगह पे बहुत छोटी है, और विंड का भी एलिमेंट इसमें आता है। और फिर ग्रासी भी बहुत है। ग्रासी भी है, प्लस पावर हिटिंग के लिहाज से बात करें, जब आप 6 की हिटिंग के लिए जाएंगे, छक्का लगाने के लिए एक तो पार चाहिए, फिर अक्रॉस द विंड बड़ा मुश्किल है इधर, क्योंकि आप देखें इनका जो ग्राउंड्स की डायमेंशन एक तो बड़ी डिफरेंट है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है। फिर अगर अक्रॉस द विंड आप हिट करने की ट्राई करते हो तो जब विंड आती है तो वो बॉल जब ऊपर जाती है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस लेके आती है। तो ये बड़ी टेक्निकल किस्म की हिटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आपकी विद द विंड हिट करनी है तो फिर आपको उस एंड का वेट करना पड़ेगा। तो वेस्ट इंडीज़ ने क्या मिस्टेक की, जो मैंने देखा कि वो क्रॉस द विंड भी उसी तरह हिटिंग करते रहे जिस तरह नॉर्मल वो अपने कंट्री के अंदर या एशिया की पिचेस के अंदर, ग्राउंड्स के अंदर छोटी पिचेस जब आपकी बाउंड्रीज होती है तो जो विंड हो भी तो इतना मैटर नहीं करती। बट ऑस्ट्रेलिया की, जैसे हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड्स हैं, क्रॉस आप देखें कि उनकी जो अगर आप बाउंड्री की लिमिट का देखें तो सब 78, 80, 85 या कुछ 90, कुछ जो एजेस हैं वो 90 से भी अबव मीटर के हैं। तो वो इतना इजी कन्वीनियंट नहीं होगा हिटिंग के लिए। और इसमें जैसे हमने कल बात की कि इन कंडीशंस के अंदर वो टीम सक्सेसफुल रहेगी जिनके पास एक आधा प्लेयर एंकर करने वाला भी है, यानी कि एक आपका एंड संभाल के रखे और दूसरा जो है दूसरे एंड पे आपकी हिटिंग हो रही हो। तो वो वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका इस पॉइंट पे आके लैग कर रहे हैं दोनों टीम, कि इनके पास सब जो है वो एक तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है कि जो एक जगह से एंड को संभाल के रखे, विकेट्स को इंटैक्ट रखे और दूसरे एंड से आप हिटिंग करें। तो ये मेरा ख्याल है उनकी लॉस की सबसे बड़ी वजह। हिटिंग से ज़्यादा फिर फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि आप 2-3 रन्स बनाएं। इतना भी फोकस नहीं कर सकते, इतना फोकस नहीं कर सकते, इतना भी फोकस नहीं कर सकते। वो जैसे हमने कल देखा, हमारा मैच की मिसाल ले लें या इंडिया के मैच की देखें तो इंडिया ने 187 किया, ठीक है। इंडिया के पास भी कॉम्बो अच्छा है, पावर हिटर का भी, स्टेबिलिटी वाला भी। हमने जो भी स्कोर किया वो उन्होंने 14 ओवर में इंग्लैंड ने पूरा कर लिया। ये कहने लगा था कि आप इंडिया की तो बात करें, हमने मैं उसी तरफ इसीलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ कि देखिए कल भी आपने मेरे से पूछा कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन सा है, तो मैंने आपको कंटेंडर यही कहा कि इंग्लैंड है, क्योंकि उनके पास इस टाइम पे सब वो तमाम कमोडिटी मौजूद है जो एक प्रॉपर एक पावर हाउस की भी बात कर लें और स्टेबिलिटी वाले प्लेयर की भी बात कर लें। बेन स्टोक उनके आके दोनों रोल प्ले करता है, ठीक है, वो जिस तरह की और वो कामयाबी से कर रहा है। तो हमारा ये है कि हम भी क्या करते हैं कि हमारा जो ओपनर्स हैं वो एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं दोनों। एक होना चाहिए पावर हिटर, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, फिर नंबर 3 पे जैसे मैं कल भी सजेशन दे रहा था कि बाबर को नंबर 3 पे आना चाहिए, फखर को ओपन पे आना चाहिए। कॉम्बिनेशन कैसा रहा? आपको मजा आया? लाइक बाबर और रिजवान दोनों ओपनर्स नहीं थे। हाँ, उन्होंने कहा जी हमारे अलावा कुछ करके दिखाया, तो कुछ किया तो वैसे सही उन्होंने। लाइक हमने अब ये तजुर्बा किया है कि मिडिल ऑर्डर, मेरा ख्याल है फिर आप इन मैचेस का मकसद ही यही था कि आप ऐसी चीजें जो नॉर्मल रूटीन में करते हुए आप करते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो इनको ये चाहिए था अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते, आप फखर को ओपन करा के ट्राई आउट करते हैं, उसको फ्री हैंड देते कि आप जाके अपनी थोड़ी फॉर्म ले। लेकिन मुझे कल इन्फॉर्मेशन मिली है कि फखर अभी प्रॉपरली फिट नहीं है,
और प्रॉब्ली वो इंडिया का मैच भी ना खेल पाए शायद। उसके बाद वो उनकी अवेलेबिलिटी होगी। अच्छा इरफान ज़हीर साहब, लेकिन हमारे जो साबिक हेड कोच हैं जेफ लॉर्सन साहब का, उनका ये कहना है कि हमारी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है वो फुल फॉर्म में है और हम T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए जो है वो बहुत स्ट्रांग जो है वो उम्मीदवार हैं। व्हाट्स योर टेक? क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत सकेगा? देखिए, हमारी दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम क्यों बोला जाता है? आप जब सबसे बुरी क्रिकेट खेल रहे होते हो तो आपके ऊपर कोई भी कह रहा है कि नहीं जीतेंगे तो हम तब जीत जाते हैं, और जब बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो तब भी हम हार जाते हैं। जैसे एशिया कप की प्राइम एग्जांपल है कि हम मुश्किल मैचेस जीत गए और फाइनल हमारे लिए लगता था बड़ा कन्वीनियंट, और जिस पोजीशन पे थे उधर से हम हार गए। तो ये तो बात आप बिल्कुल एक मिनट साइड पे कर दें कि हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी हम थोड़ा सा रिकॉल करें, हम 8वें नंबर की टीम थी, सबसे बड़ी मुश्किल से हमने क्वालिफाई किया और हम पहले नंबर पे आ गए, हम चैंपियन ट्रॉफी उठा ली हमने। तो ये तो पाकिस्तान से आप किसी टाइम एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है और जीत जाएगा। और इवन दो लास्ट वर्ल्ड कप हम सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी और कंडीशंस जो थी हमारी समहाउ पाकिस्तान की तरह की थी। दुबई में मैचेस हो रहे थे, सेकंड हमारा होम ग्राउंड था, बिल्कुल और स्पिन को इतनी मदद दे रही थी और हम वो सेमीफाइनल हार गए। उसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो हमारी इंटेंट का मसला था। इंटेंट हमारी एक माइंडसेट बन चुका है बाबर और उसकी पूरी टीम का या थिंक टैंक का कि हमने क्रिकेट एक 60-70 से ऊपर नहीं खेलनी, और हमें मालूम था कि हम खेल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। सिर्फ देखें, बाकी इन दोनों के अलावा किसी भी प्लेयर को देखें तो वो सब पावर हिटिंग में ही आते हैं। हैदर को भी आपने उसी चीज़ को कवर करने के लिए टीम में इंडक्ट किया है। इफ्तिखार थोड़ा सा मिक्स रोल प्ले करते हैं जब हिटिंग की बारी आती है तब आउट हो जाते हैं। तो आपके पास पूरी एबिलिटी है, सिर्फ आपको माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आपको उस अप्रोच से बाहर आना है कि मैं अगर लेट्स सपोज हार भी गया तो कोई मसला नहीं। देखिए, आप जब इस इंटेंट के साथ आते हो सकता है कि आप 2, 4, 5 गेम्स हारे भी, बट इवेंचुअली आपका जो एक मार्क दूसरी टीमों के ऊपर आएगा। जो इंग्लैंड कर रहा है काम, इंग्लैंड क्या कर रहा है? आप देखें, इंग्लैंड हमसे 3 मैच हारा, लेकिन जो 4 मैचेस उसने पाकिस्तान को हराए वो बड़े कन्विंसिंग हराए। उससे क्या मैसेज क्या गया बाकी टीम को? अभी ये वार्म अप मैच था, वार्म अप मैच भी उन्होंने आपको बड़ा तगड़ा हराया। ये नहीं किया कि उन्होंने लास्ट ओवर के अंदर आके छक्कों की तादाद देखें। हाँ, अब यही मैं बात करने लगा कि उनके प्लेयर्स की स्ट्रेंथ देखें, एक तो एबिलिटीज भी देखें, उनका माइंडसेट देखें कि हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है और अपोजिशन को टोटल गिराना है। एक होती है विक्ट्री, जी हम बड़ी मुश्किल से लास्ट ओवर तक खींच के लेके आए और आपने जाके जीता। एक है कि आपने अपोजिशन को बताना है कि भाई आप तो उठने के चांस ही नहीं हमारे आगे, हम वो पहलवान है जो आपको गिरा के मार के मारेंगे। तो इंग्लैंड की स्टेट ऑफ माइंड ये है। ये किसी टाइम के ऊपर यहाँ हमने देखा अर्ली 20s के अंदर ऑस्ट्रेलिया का था, ऑस्ट्रेलिया किसी टीम को कभी खड़े नहीं होने देती थी। वो आप नेक्स्ट मैच भी जब खेलने आ रहे हो तो अपोजिशन डरती थी, यार इसने पिछला मैच इस तरह मारा हुआ है दूसरी टीम को, ये कैसे आएगा? तो प्रेशर बहुत होता था, एग्रेशन बहुत होता था। और इंग्लैंड ने अपना स्टेट ऑफ माइंड ये चेंज किया 2015 से। अगर आप इंग्लैंड को फॉलो करें तो पहले इंग्लैंड बड़ी एवरेज टीम थी, प्लेयर समहाउ 70-80% वही थे, बट जब उनके कोच ने एंडी फ्लावर ने आके उनके अंदर ये चीज़ इंजेक्ट की कि एग्रेशन लेके आना है, इस अटैकिंग क्रिकेट से खेलना है, इवन वो टेस्ट भी अब ऐसे खेलते हैं। अब इंग्लैंड वालों को तो गेम ऐसी है, एग्रेसिवली खेलेंगे। और अगर आपको शायद याद हो, लास्ट ईयर 3 ईयर पहले एक उन्होंने टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को जो एशेस में हराया था, लास्ट विकेट के ऊपर 100 समथिंग 20-25 रन चेस किया था लास्ट विकेट के, जिसमें बेन स्टोक्स ने सेंचुरी की थी। जी, वो क्या था? मतलब आपको हिस्ट्री में ऐसी इनिंग्स देखने को नहीं मिलेगी। फाइनल की बात कर लेते हैं, जो लास्ट 2019 का वर्ल्ड कप जीता, किस पोजीशन पे इंग्लैंड आ गया था, बेन स्टोक्स किधर से लेके गया वो फाइनल, इंग्लैंड की टीम ने भी। ठीक है, तो उन्होंने वो एग्रेशन जो ऑस्ट्रेलिया का था वो लिया और उन्होंने समझा इस चीज़ को कि अब जो क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट हम बात करते हैं, बड़ी एग्रेसिव, बड़ी साइंटिफिक हो चुकी है। साइंटिफिक क्या है? साइंटिफिक यही है कि आपने अपोजिशन को सेकंड चांस नहीं देना, और अगर आपको ज़रा सा मार्जिन मिला तो आपने उसको गिरा देना है। हमने जिस तरह श्रीलंका को दिया, हमने उनके 5 आउट कर लिए एशिया कप के फाइनल के ऊपर, बाबर ने फील्ड स्प्रेड कर दी, इफ्तिखार को लगा दिया, अपने जो ऐसे बॉलर जिन्होंने इजीली जिनके अगेंस्ट हिटिंग हो सकती है, हमने लगा के कैप्टन ने उनको गो फॉर द किल वाली इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं, उसकी बजाय इस अप्रोच पे आए। आपसे श्रीलंका बिल्कुल आपके हाथ से वो फाइनल लेके अपने पास ले गया। तो फिर इसी तरह हमारी बैटिंग की अप्रोच भी आपके सामने है। जब चेस करने जाते हैं तो बड़ी एक टिमिड अप्रोच के साथ खेलते हैं। इरफान साहब, कल जो हमने किया तजुर्बा, आपके ख्याल में क्या हमें पावर प्ले, हम बात करते हैं कि हम मिडिल ऑर्डर हमारा हमेशा कोलैप्स कर जाता है, हम पावर प्ले को भी तो कैश नहीं करते ना? सबसे बड़ा अलमिया, मैं 2 साल से इस पे बात कर रहा हूँ और शुरू में तो मेरे साथ काफ़ी प्लेयर ने भी इख्तिलाफ किया। मेरा मानना यह है कि जो हमारे पावर प्ले के अंदर जो ना रन करने की वजह से मिडिल ऑर्डर पे आ रहा है प्रेशर, देखें उनको 70-80% का भी शायद थोड़ी सी हमने बात की
एक प्लेयर को जब आप जमील आप बोलते हो कि आपने 7-8 बॉल खेलनी है ऑन एवरेज, आप स्टैट्स निकाले, जुबानी हम कोई ऐसे अपनी तरह स्पेकुलेट नहीं कर रहे। बाबर रिजवान 80-90% मैचेस में देखेंगे आपके 1 आउट ऑफ 120 ये 70-80 बॉल्स कंज्यूम करते हैं। इफ्तिखार के हिस्से में 8 बॉल, आसिफ अली के हिस्से में 6 बॉल, नवाज के हिस्से में 10 बॉल, जब आप पहले कंज्यूम हो चुकी होती है। अब जब उसको डगआउट से कोच मैसेज ये दे रहा है या कैप्टन मैसेज दे रहा है कि भाई तुमने ना हर बॉल पे छक्का लगाना है, बाउंड्री लगानी है, आप मुझे बताएं तो उस प्रेशर में वो क्या करेगा, कैसे करेगा? अच्छा, वो मिडिल ऑर्डर तो कोलैप्स होगा। अब होता क्या है कि जब 10 में से किसी एक मैच में उनको ज्यादा बॉल्स मिलती हैं तो वो तो अपना रोल ही खो चुकी है। बिल्कुल कि हमने वो गेम प्लान कैसे करनी है, बनाना कैसे। आप कहते देखा इनको मौका मिला, इन्होंने रन स्कोर नहीं किए, तो भाई आपने उसको ट्रेन अप कैसे किया? क्या साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वक्त खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। और बिल्कुल ऐसे ही जनाब, अब देखते हैं कि आने वाले मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रहती है पाकिस्तानी टीम की। हमें इजाजत दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखें और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।